सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। फ्रॉम युगांडा, ओके। गुड मॉर्निंग सभी को। अच्छा, नौबस्ता से रणवीर सिंह यादव। अच्छा, चलिए मिलने आते हैं फिर अभी आपसे। उपेन सहारे, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। ओके, शिवराम, नीरजा, नवीन, रौनक। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 9 रहेगा। थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं क्यों कर, और ये रेगुलर टाइमिंग नहीं, मतलब रेगुलर टाइमिंग हमारी 11 AM ही है और 11 AM ही रहेगी। आज के लिए सिर्फ 10 AM करी गई है। बाकी इवनिंग की क्लास हमारी सेम टाइमिंग पे रहेगी, 7 PM पे, राइट। और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे छोटे छोटे। एक तो है पार्लियामेंट्री कमिटीज़, ठीक है, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संसदीय समितियाँ। दूसरा हम करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि संवैधानिक संशोधन। तो इसमें पढ़ने वाले हैं कि क्या प्रोविजंस है अमेंडमेंट के, किस तरह से प्रोसीजर फॉलो किया जाता है अमेंडमेंट में, और कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हैं जो हम MCQs के थ्रू देखेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमिटीज़, अमेंडमेंट्स, और तीसरा रहेगा हमारा इमरजेंसी, ठीक है, आपातकाल। स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ से, ठीक है। अब जिसका कोई डाउट होगा तो बाद में पूछ लेगा, ठीक है, अभी नहीं, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ कहाँ हैं? ये कमिटीज़ इधर है ऊपर, ओके, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़। अब ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती क्या है? तो हमारा जो संसद होता है, देश का संसद, देश का पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, ठीक है। अब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है तो काम भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। अब उन सारे कामों को हमारे मिनिस्टर्स तो करेंगे नहीं, तो फिर डिबेट कौन करेगा, एक दूसरे को गाली कौन देगा? तो फिर काम करने के लिए हमारी डिफरेंट कमिटीज़ बनाई जाती हैं। जिस तरह अगर आपको याद हो, जब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ा था, संविधान सभा के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था वहाँ पे 2 तरह की कमिटीज़ बनी थी, मेजर कमिटीज़, माइनर कमिटीज़। ये मेजर डिवीज़न था। फिर मेजर कमिटीज़ में बहुत सारी हमारी कमिटीज़ थी, जैसे कि स्टेट्स कमेटी, यूनियन पास कमेटी, बहुत सारी कमिटीज़ थी हमारी। माइनर कमिटीज़ में बहुत सारी हमारी कमिटीज़ थी। ये कमिटीज़ को क्यों डिवाइड किया गया था? ताकि काम को डिवाइड किया जा सके, हैफाज़ात मैनर में चीज़ें काम ना हो, और जो स्पेसिफिक काम हो वो स्पेसिफिक तरह के कमेटी को दिया जाए। बस इसीलिए ही हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ बनती हैं। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का रोल होता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का रोल होता है कि पार्लियामेंट में जो काम वाम होता है उसको देखना, ठीक है। अब 2 तरह के काम होते हैं, 2 तरह के काम होते हैं। एक तो परमानेंट टाइप काम होते हैं और एक टेम्पररी तौर पे काम होते हैं। तो जो परमानेंट टाइप के जो काम होते हैं उसके लिए हम परमानेंट कमेटी बना देते हैं, ठीक है, परमानेंट कमेटी बना देते हैं। और जो थोड़े से टेम्पररी टाइप के काम होते हैं उसके लिए हम बना देते हैं टेम्पररी कमेटी, जिसको कि हम एड हॉक कमेटी के नाम से, या फिर चलो मैं इसको टेम्पररी कमेटी लिखता हूँ, बाकी जो इसकी एक्चुअल टर्मिनोलॉजी उसको भी मैं यूज़ करूँगा। परमानेंट कमेटी और टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी कमेटी, ठीक है। अभी जो परमानेंट कमेटी है इसको हम प्यार से बुलाते हैं स्टैंडिंग कमेटी, और ये जो आपकी टेम्पररी कमेटी, इसको हम प्यार से बुला लेते हैं एड हॉक कमेटी। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? स्टैंडिंग कमेटी को हम बोलते हैं स्थायी समिति, ठीक है, स्थायी समिति। और एड हॉक कमेटी को बोलते हैं तदर्थ, ठीक है, तदर्थ कमेटी, समिति। क्लियर हो गया कि जो परमानेंट टाइप के काम है उसके लिए हम परमानेंट कमेटी बनाएंगे, जिनको स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं। जो टेम्पररी टाइप के काम होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा काम आ गया जो एक्चुअल में हमेशा, मतलब हर साल का काम नहीं है, वो अभी इमरजेंसी में कोई काम आ गया, तो उसके लिए टेम्पररी कमेटी बना दी जाएगी, उसका गठन किया जाएगा डॉक कमेटी का, वो काम अपना फिनिश कर लेगी, उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, बट परमानेंट कमेटी स्क्रैप नहीं की जाती, बिकॉज तभी तो ये है हमारी परमानेंट या फिर स्टैंडिंग कमेटी। अब ये जो टेम्पररी कमेटी है, इनके बारे में हमें नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। SSC में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया होगा टेम्पररी कमेटी से। अगर आया है तो मुझे दिखा दीजिए, ठीक है। अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो हम इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे और ना ही क्वेश्चन आएगा इससे। पढ़ना है हमें स्टैंडिंग कमेटी, परमानेंट कमेटी या फिर स्टैंडिंग कमेटी। इसमें भी सिर्फ एक तरह की कमेटी को पढ़ना है, दैट इज़ फाइनेंशियल कमेटी, ठीक है। फाइनेंशियल कमेटी के बारे में हमें सिर्फ पढ़ना है। ये फाइनेंशियल कमेटी जो कि परमानेंट कमेटी का टाइप है, इसमें 3 टाइप की कमेटी आती हैं। फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी होती है, फर्दर इनको जो हम डिवाइड कर सकते हैं 3
टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनके डिफरेंट टाइप्स की होती है फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, तो 3 पढ़नी है हमें, 3 फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी पढ़नी है। एक है पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरी है एस्टिमेट्स कमेटी, और तीसरी है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। क्लियर है? बहुत ही स्पेसिफिक मैनर में आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही एकदम प्रिसाइज मैनर में, बस आपको इतना आराम से बस समझते चलो, और जो क्वेश्चन बने, जो आपके क्वेश्चन बनता है पोटेंशियल क्वेश्चन, वो आराम से एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। एक भी चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पर, और एक भी चीज़ कम भी नहीं होगी। ठीक है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक लेखा समिति, एस्टिमेट कमेटी इसको प्राक्कलन समिति बोलते हैं, और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। हमें इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि क्या इसका कोई मिनिस्टर मेंबर हो सकता है, या फिर इसको सबसे पहली बार कब बनाया गया, इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, लोकसभा से कितने होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं, क्या राज्यसभा से हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, कौन सी सबसे बड़ी कमेटी है, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जो अभी मैं आपके क्लियर करता हूँ। सबसे पहली बात, इन तीनों कमिटीज़ में कुछ होती हैं सिमिलैरिटीज़, वो सिमिलैरिटीज़ हम देखेंगे। अब मैं आपको इस तरह से, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जिस तरह से आपको बता रहा हूँ उस तरह से अगर आप याद रखेंगे तो अब चीज़ें कभी नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है? यानी कि ये जो अब चीज़ें बताऊंगा ये तीनों कमिटीज़ के लिए कॉमन है। कॉमन क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या है? फर्स्ट सिमिलैरिटी है, तीनों में कॉमन है, नो मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर। नो मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर, यानी कि इनका सदस्य कोई मिनिस्टर नहीं हो सकता है। इन तीनों कमिटीज़ में कोई मिनिस्टर नहीं जा सकता है। तो कौन जाएगा? कौन जाते हैं इन कमिटीज़ में? आपको लग रहा होगा कोई मतलब कोई बाहर के लोग या फिर कोई IAS ऑफिसर, नहीं होते। इनमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है, MPs ही है, बट मिनिस्टर नहीं होते हैं। याद करिए, कल मैंने बताया था आपको, कल या परसों बताया होगा कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 तरह के होते हैं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, उसी तरह इस पार्लियामेंट में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहलाते हैं मिनिस्टर, जो कोई ना कोई पोर्टफोलियो होल्ड करके रखे हुए हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स, रोड ट्रांसपोर्ट, या फिर आपका मान लेते हैं कोई भी पोर्टफोलियो, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तो इनके पास कोई ना कोई पोर्टफोलियो होता है, उनको बोलते हैं मिनिस्टर। जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं होता है उनको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर। क्लियर? तो यानी इसमें कमिटी में सिर्फ प्राइवेट मेंबर होंगे, मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता है। क्लियर? दूसरी, इनका जो टर्म होता है, टर्म ऑफ मेंबर्स तीनों कमिटीज़ में जो कॉमन है वो है आपका 1 ईयर, 1 साल का टर्म होता है। तीसरी सिमिलैरिटी ये है कि इनका जो इलेक्शन होता है, जो इनका चुनाव होता है, वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत। ऐसा हमने इलेक्शन का मेथड कहाँ पर पढ़ा था, किसके लिए पढ़ा था, जल्दी से बताइए। ये सिर्फ 3 सिमिलैरिटीज़ हैं, ये आपको याद रखनी है। तीनों के लिए आपको अलग अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब आप पढ़ेंगे कहीं पे भी तो आपको अलग अलग से चीज़ें मिलेंगी। तो मैंने आपको सिमिलैरिटीज़ के उसमें हेडिंग में बता दिया। अब इलेक्शन इनका इस मेथड से होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो कैसा इनका अपॉइंटमेंट या फिर कैसे चूज़ किए जाते हैं, तो उस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो दे आर अपॉइंटेड, या फिर रुकिए जरा, ठीक है, दे आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस। ठीक है, या तो इनका हाउस इलेक्ट करेगा, अपॉइंट करेगा, और किस तरह सिलेक्शन होगा वो देखा, या फिर और नॉमिनेटेड, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन, या तो स्पीकर या चेयरमैन को क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा। ठीक, एंड दे वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर और चेयरमैन, दैट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। क्लियर? सिमिलैरिटीज देख ली। नो मिनिस्टर कैन बी मेंबर, टर्म ऑफ मेंबर्स इज 1 ईयर, एंड इलेक्शन इज डन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये सिस्टम ने देखा था हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, हमारे देखें तो वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन में, हमने ये देखा था राज्यसभा के इलेक्शंस में। ठीक, लोकसभा में क्या होता है? लोकसभा में होता है डायरेक्ट इलेक्शन, और लोकसभा में होता है आपका फर्स्ट पास द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी पोस्ट को जिसने पहले पार कर लिया वो जीत जाएगा, चाहे भले 1 वोट से कोई आगे निकल गया, वो विनर कहलाएगा, यानी विनर टेक्स ऑल होता है आपका लोकसभा में।
अब बात करते हैं डिसिमिलैरिटीज़ की या फिर डिफरेंसेस की बिटवीन ऑल दीज थ्री कमिटीज़। डिफरेंसेस की बात करते हैं, ठीक है। वो तो सिमिलैरिटीज़ हो गई थी। सिमिलैरिटीज़ तो बहुत आसान है क्योंकि उस तीनों में कॉमन है, तो अलग से याद करना नहीं है। अब आते हैं इनमें इनके उस पर, ठीक है। थोड़ी सी जो लाइन्स हैं कुछ ज़्यादा ही लंबी बन गई है ना। यहाँ पे ये ले लेते हैं कमेटी, और ये तो ये हो गई आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दैट इज़, मैं शॉर्ट में PSC लिख रहा हूँ, दैट मीन्स सार्वजनिक लेखा समिति, ठीक। इसमें क्या इंपॉर्टेंट, क्या क्या इसमें पूछा जाएगा जो इससे डिफरेंट है। इसको स्टैब्लिश किया गया था, स्टैब्लिश्ड ऐसे लिखेंगे, स्टैब्लिश्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के तहत स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन ये आई थी एग्जिस्टेंस में 1921 में, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ 1921 में एग्जिस्टेंस में आई थी। काम क्या है इसका, लेकिन उससे पहले इसकी स्ट्रेंथ डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 22 मेंबर्स की। 15 आते हैं लोकसभा से और 7 आते हैं राज्यसभा से। काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है इसका, फंक्शन होता है इसका टू एग्जामिन द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ, टू एग्जामिन द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उनकी जांच करना का काम होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। ख़त्म, बस। तो इसमें हमने कितनी चीज़ें पढ़ी पब्लिक अकाउंट कमेटी में, 6 चीज़ें पढ़ी। 6 चीज़ें सर, यहाँ पे तो 3 ही लिखी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से स्टैब्लिश हुआ था 1919 का, जो जिसको मॉन्टेगी चिल्स फॉर रिफॉर्म्स बोलते हैं, 1921 से बनी। स्ट्रेंथ 22 होती है, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। फंक्शन होता है टू एग्जामिन द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ कैग। बट हमने ये भी तो पढ़ा कि इनका मेंबर्स का टर्म जो होता है 1 साल का होता है, मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता, और रिलेशन इस तरह से होता है। ये सिमिलैरिटीज़ हैं तीनों, तो 6 चीज़ें इससे हो गई। अब आते हैं एस्टिमेट कमेटी पे, शॉर्ट में EC लिख रहा हूँ। इसमें क्या वो है, अगर हम बात करें ऐसी स्पेशल चीज़, तो एस्टिमेट कमेटी में सबसे पहली बात तो ये है कि इसको बनाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, पूरा नोट्स में लिखेंगे वॉज फॉर्म्ड, इस तरह से लिखेंगे, वॉज फॉर्म्ड ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मथाई कमेटी। जॉन मथाई हमारे कौन थे, हमारे पहले, जरा बताइए, कोई बताएगा यहाँ पे जॉन मथाई कौन थे, कैबिनेट में उनकी क्या रैंक थी, पहला जो कैबिनेट था जॉन मथाई, ठीक है। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ये प्री इंडिपेंडेंस में भी थी 1947 से पहले, बट पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर बात करें तो दैट इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। क्वेश्चन आ चुका है CGL 2022 में ही इस पे क्वेश्चन आया है, कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950 फॉर द फर्स्ट टाइम। स्पेशल थिंग इसके बारे में ये है कि इसमें टोटल मेंबर्स की अगर हम बात करें, अगर इसकी हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ होती है इसमें 30 मेंबर्स की, एंड ऑल फ्रॉम लोकसभा, दैट इज राज्यसभा हैज़ नो रिप्रेजेंटेशन। राज्यसभा हैज़ नो रिप्रेजेंटेशन, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है बेचारी राज्यसभा का। स्ट्रेंथ 30 है, लेकिन पहले 25 होती थी। आगे इसी में ब्रैकेट करके ना हो तो ऐसे लिख लीजिए 25, और ये कब हुआ 30, 1956 में, ठीक है। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं इस चीज़ को नोट्स में। इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन होता है टू एग्जामिन एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन द बजट, टू एग्जामिन एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन दी बजट। बजट में एस्टिमेट्स होते हैं, इतना खर्चा, इतना आया, इतना गया, वो सारी जो चीज़ें देखना काम होता है वो हमारी एस्टिमेट कमेटी का होता है, जिसको हम बोलते हैं प्राक्कलन समिति। जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं कैग की, जो डिफरेंट तरह की, उनको देखना होता है काम पब्लिक अकाउंट कमेटी का। अब आ जाते हैं अपनी तीसरी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, एंड दैट इज़ कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, शॉर्ट में PU लिख रहा हूँ, ठीक। तो इसमें हमने इतनी चीज़ें देखी। अब यहाँ पे देख लेते हैं पब्लिक अंडरटेकिंग में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है। इसके बाद किसी का कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा। इट वॉज स्टैब्लिश्ड और क्रिएटेड इन, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, स्टैब्लिश्ड और क्रिएटेड इन 1964 ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन, पूरा लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी, ठीक है। कृष्णा मेनन कमेटी बैठी थी, उसके रिकमेंडेशन पे ये कमेटी, ये जो कमीशन, ये कमेटी बनी थी, ठीक। इसमें टोटल स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेंथ इसमें भी वही होती है 22 मेंबर्स की। अगेन 15 फ्रॉम द लोकसभा एंड 7 फ्रॉम द राज्यसभा। बट इनिशियली जब ये फॉर्म हुई थी कमेटी तब इसमें 15 मेंबर्स हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 15। और इसकी जो स्ट्रेंथ है 15 से 22 चेंज करी गई 1974 में। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, डिस्टिंक्ट फीचर ये है कि चेयरमैन इसका होता है, चेयरमैन इज़ फ्रॉम
लोकसभा ओनली, यानी कि सिर्फ लोकसभा से ही चेयरमैन हो सकता है। मेंबर राज्यसभा से हो सकते हैं 7, लेकिन चेयरमैन सिर्फ लोकसभा से ही होगा। इसमें मेंबर्स सारे लोकसभा से ही होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है चेयरमैन भी लोकसभा से ही होगा। इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन होता है टू एग्जामिन, इसका फंक्शन तो बहुत आसान सा है, टू एग्जामिन रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये होता है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का फंक्शन। ठीक, एक बस स्लाइड और है और आपका चैप्टर ख़त्म। एंड दैट इज़, वैसे तो मेन आपका ख़त्म हो गया है, आप ये समझ लो ख़त्म हो गया आपका पूरा। बस एक चीज़ और एक्स्ट्रा थोड़ा सा देख लो, एंड दैट इज़ रिगार्डिंग डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़। ठीक है, तो इसमें क्या देखना है? इसमें ये देखना है कि टोटली 24 होती हैं, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग करके, मतलब डिपार्टमेंट का काम देखने के लिए अलग अलग कमिटीज़ बना दी गई, जो कि स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, आपकी परमानेंट कमिटीज़ हैं। टोटल 24 हैं। ये 24 का डिवीज़न कुछ इस तरह से है कि 16 हैं लोकसभा से, 16 हैं फॉर्म लोकसभा में, और 8 रिमेनिंग है आपकी राज्यसभा में। और हर कमेटी की अगर बात करें, क्या चीज़ नोट्स हिंदी में है क्या? बिल्कुल नोट्स हिंदी में भी है। चलो छुट्टी, हाँ छुट्टी, अभी 2 टॉपिक और बाकी हैं, छुट्टी होने लगी। तुमको लगता है जल्दी तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी है? 16 लोकसभा से और 8 राज्यसभा से है। मेंबर्स की अगर बात करें तो इनमें मेंबर्स होते हैं 31, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ठीक है, मतलब अगर कोई एक कमेटी है लोकसभा में बनी है तो उसमें राज्यसभा से भी मेंबर हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। बाकी ये, इसके अलावा और कुछ आपसे नहीं पूछेगा। बस 2 चीज़ें और, ठीक है, अगर कभी पूछ ले तो। एक तो होती है आपकी कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल, कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल। इसका जो चेयरमैन होता है ऑलवेज, इसका जो चेयरमैन होता है हमेशा डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा ही होता है। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को ये वरदान प्राप्त है। एक दिन क्या था, डिप्टी स्पीकर जो थे हमारे लोकसभा के, जो पहले, अच्छा बताइए कौन थे? तो पहले होते तो वो क्या थे कि मतलब शिव जी के काफ़ी बड़े भक्त थे। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन मतलब बैठ के, नहीं वो फिल्मों में आपने देखा होगा कि बैठ के एकदम मेडिटेशन किए जा रहे हैं, एकदम हवन यज्ञ किए जा रहे हैं। ठीक है, एकदम से शिव जी प्रकट हो गए। अब शिव जी ने बोला कि वस्त्र मांग, क्या वरदान मांगना चाहता है? मैं तेरी पूजा से काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ। तो डिप्टी स्पीकर ने ये बोला कि शिव जी, हे शिव जी, मुझे ये वरदान प्राप्त हो कि जिस भी कमेटी का मुझे मेंबर बनाया जाए उसका मैं अपने आप चेयरमैन बन जाऊं। तो उस दिन शिव जी ने इनको वरदान दे दिया कि डिप्टी स्पीकर जिस भी कमेटी का मेंबर बनेगा उसका चेयरमैन बन जाएगा। तो ये प्राइवेट मेंबर्स बिल का मेंबर होता है, इसलिए चेयरमैन। अब ये बात आपको मजाक लग सकती है, बट इट इज़ ट्रू कि डिप्टी स्पीकर अगर किसी भी कमेटी का मेंबर बन गया तो वो अपने आप उसका चेयरमैन बन जाएगा। ठीक है, इसको वरदान प्राप्त है। स्टोरीज may differ बट द फैक्ट इज़ ट्रू। अब बात करते हैं हमारा स्पीकर। अब ये स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के पास तो इतनी पावर है, बट स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो भी क्या किन्हीं कमिटीज़ का चेयरमैन होता है? बिल्कुल, ये आपका 3 कमिटीज़ होती है जिसका चेयरमैन होता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी। ठीक है, जनरल पर्पस कमेटी। इन 3 कमिटीज़ का ये चेयरमैन होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब बताइए किसी कोई डाउट है क्या? ख़त्म हो गया आपका चैप्टर काफ़ी बड़ा था, लेकिन इसको जितना मैंने समराइज़ कर दिया, बस आपको इतना ही याद। वर्ड्स नहीं, वर्ड्स, हाँ वर्ड्स। पब्लिक अकाउंट कमेटी सेटअप 1923 में हुआ था या 1921? यहाँ लिखा है ना मैंने 1921 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के बेसिस पर 1921 में सेटअप हुआ था। अच्छा, आवाज़ ही वरदान है, क्या बात है। चलिए, चेयरमैन इसमें कोई भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से। इसमें सिर्फ चेयरमैन लोकसभा से ही होगा, एस्टीमेट कमेटी में, क्योंकि मेंबर से सारे लोकसभा से हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहीं से होगा। ठीक है, पॉलिटी ख़त्म। अरे रुक जाओ तुम, मतलब ये चैप्टर ख़त्म होते ही छुट्टी, पॉलिटी ख़त्म, ऐसे ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हो? चलिए, तो ये हमारा हुआ टॉपिक ख़त्म। अब क्या इस पर कर ली जाए क्वेश्चंस?
चलिए जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन और फिर करते हैं अपना अगला टॉपिक स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फंक्शन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। निम्नलिखित में लोक लेखा समिति का सही कार्य कौन सा है? इट वर्क्स अंडर द प्रेसिडेंट, जल्दी से बताइए। वर्क्स अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन, क्रिएट्स अकाउंट्स फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज। इट वर्क्स अंडर द कैग एंड प्रिपेयर्स अकाउंट्स। इट इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी विच गिव्स रिपोर्ट ऑन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स ऑन द गवर्नमेंट। इट इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी विच स्क्रूटनाइजेज द रिपोर्ट ऑफ द कैग। बताइए कैग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। वर्क्स अंडर द प्रेसिडेंट पढ़ा ही नहीं है, बिकॉज पढ़ा वर्क्स अंडर द स्पीकर और चेयरमैन। वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर और चेयरमैन। ये सारे PYQ वाले क्वेश्चन है आपके, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है सभी को? वर्क्स अंडर किसी के अंडर किसके काम करती हैं कमिटीज़, चाहे कोई भी कमेटी हो, अंडर स्पीकर और चेयरमैन जिस भी हाउस में बनी है, ठीक है। और ये कैग पब्लिक अकाउंट कमेटी कैग की रिपोर्ट्स को ऑडिट करने का काम करता है। 37 द मेन फंक्शन ऑफ द अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। वही है कि आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसका फंक्शन क्या होता है? अगेन टू एग्जामिन द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रिपोर्ट ऑफ द कैग। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए पब्लिक अंडरटेकिंग वाली कमेटी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो जो भारतीय संसद की जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नामांकित करता है, कौन नॉमिनेट करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, PM, प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन? तो ऑब्वियस ही बात है, हमने अभी तक तो ये पढ़ा है कि जो भी पूरा पार्लियामेंट्री कमेटीज हमने पढ़ डाला उसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का जिक्र था, नहीं था, तो दोनों आपके नहीं होंगे। आंसर होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड यहाँ पे इस केस में करता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कौन होगा। एस्टिमेट कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ। प्राक्कलन समिति का गठन जो है किसके सदस्यों से किया जाता है? बोथ द हाउसेज, राज्यसभा, लोकसभा या फिर नन ऑफ द अबव? जल्दी आंसर दीजिए सर। ये वीडियो हट जाएगी क्या? हाँ रोहन पासवान, ये क्लास आपकी वही 30 मिनट्स तक रहेगी, उसके बाद ऐप में ये क्लास चली जाती है, ठीक है। कूल मूवीज़, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ये बैच की क्लासेज हैं, ये एक्चुअल में जिसको मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ फ्री ऑन यूट्यूब, ठीक है, इस वजह से ये फिर हट जाती हैं। तो आंसर होगा यहाँ पे ओनली फ्रॉम दी लोकसभा, जो 30 मेंबर होते हैं। अच्छा एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि तीनों कमिटीज़ में सबसे बड़ी कमेटी कौन है? एस्टिमेट कमेटी है ना, 30। अगर ये दे देता है कि भाई डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटीज़, तो इसमें 31 मेंबर है, एक ज़्यादा फ्रॉम दी एस्टिमेट कमेटी, बट ये यूजुअली देता नहीं है। 3 में आपसे पूछ लेगा सबसे ज़्यादा किस में है, तो एस्टिमेट कमेटी में 30 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अ पार्लियामेंट्री कमेटी हैज़ नॉट बीन सेटअप। इनमें से किसमें पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कभी नहीं हुआ है? पब्लिक अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट एश्योरेंस, एस्टिमेट्स या फिर वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़? तो अभी हमने पढ़ा है कि पब्लिक अंडरटेकिंग में भी और ये आपका एस्टिमेट कमेटी भी है। सही सही सही, चलो बिल्कुल सही सभी का। आंसर होगा यहाँ पे गवर्नमेंट एश्योरेंस पे ऐसा करके कोई अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। इनमें से कौन सी स्थायी समिति है? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो सभी हमारी स्टैंडिंग कमेटी अभी हम लोगों ने देखा। अगला क्वेश्चन है 42 पार्लियामेंट्री कमेटी विच स्क्रूटनाइजेज द रिपोर्ट ऑफ द कैग इज। वही सेम बार बार रिपीट हो रहा है आपके, पब्लिक अकाउंट कमेटी। 43 द कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कंप्राइजेज द मेंबर्स। अब देखिए यहाँ पे कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज आ चुकी है, ये कमेटी हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, बट इस पर क्वेश्चन है आया, और इसी वजह से यहाँ पे मैंने नहीं करवाया था, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन इस पे इंक्लूडेड एंड दैट इज़ ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट था 1963 का, उसके तहत आपके एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी का गठन किया गया था 1976 में, 1976 में, जिसमें कि आपके 30 मेंबर्स होते हैं, जितने कि एस्टिमेट कमेटी होते हैं। लेकिन एस्टिमेट कमेटी में सारे लोकसभा से होते हैं, यहाँ 20 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्लियामेंट्री कमिटीज इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग या फिर कमेटी ऑन पिटिशंस? 22 मेंबर, 30 मेंबर, 22 मेंबर, और इसमें तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है इसको, और इसमें मैं आपको बताता हूँ 30 से कम ही मेंबर्स होते हैं, ठीक है। आंसर होगा यहाँ पे एस्टिमेट कमेटी। तो वही मैं आपको चीज़ बोल रहा था, एस्टिमेट कमेटी में ध्यान रखिएगा इसमें कि 30 मेंबर होते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, एंड दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि अगेन एक छोटा सा टॉपिक है आपका। एक क्वेश्चन इसमें बाकी है, ठीक है, 45, वो आप करेंगे, आपका वो होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे कि अमेंडमेंट के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है हमारे, वो कौन से पार्ट में दिया हुआ है और कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? संवैधानिक संशोधन। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? संवैधानिक संशोधन होता क्या है? तो ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उसमें कोई भी चेंज करना, कोई भी छेड़छाड़ करना, कोई चीज़
हटाना, ऐड करना, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि संवैधानिक संशोधन। ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये आपका अमेंडमेंट है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अमेंडमेंट की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं अमेंडमेंट की, तो ये कौन से पार्ट में दिया? सबसे पहले पार्ट नंबर 20 में दिया हुआ है। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट वाले हैं वो सब डील हो जाएंगे हमारे, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताने के लिए, अभी इसको पे काफ़ी लोग इसको चैप्टर डील नहीं करते हैं, ठीक है, चैप्टर डील करो ना करो, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पार्ट नंबर 20 में है। कहाँ से हमने बोरो किया, जल्दी से बताइए कमेंट में, कहाँ से इसको हमने बोरो किया, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से? कल ही मैंने टेलीग्राम पे जो एक क्विज डाला था उसमें मैंने इस चीज़ को, उसमें जो बल्ब बन के आता है ना उसमें मैंने ऐड किया था, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 368 में इसके प्रोविजंस के बारे में दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसको और एक चीज़ नोट करिएगा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग, कैन अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट व्हाट? बताइए क्या है यहाँ पे एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की मूल संरचना के अलावा कुछ भी अमेंड कर सकता है। ये इस प्रोविज़न को किस एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में दिया गया था, किस केस में इस चीज़ को दिया गया था? बेसिक स्ट्रक्चर पे तो वैसे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अगेन मैं आपको फिर से इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा। बेसिक स्ट्रक्चर नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नोवेयर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहीं पर लिखा नहीं हुआ है। ये आया था आपका जो केशव नंदा भारती केस हुआ था 1973 में, उसमें इवॉल्व हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल सुप्रीमेसी, जुडिशियल रिव्यू हो गया, ये सारे हमारे सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, फेडरल कैरेक्टर हो गया, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर में लिखा हुआ कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर ले बट बेसिक स्ट्रक्चर को ना छुए, और डिफरेंट केसेस में उसने बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ एलिमेंट्स को ऐड करता गया, बट नोवेयर मेंशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे वी विल सी दी प्रोसीजर कि क्या प्रोसीजर फॉलो होता है अमेंडमेंट जब किया जाता है तब। फर्स्ट थिंग, इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन की। तो इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, द बिल, पूरा लिखेंगे जो नोट्स बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा किसी भी हाउस में इसको लाया जा सकता है, बट नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। कल हम लोगों ने देखा था स्टेट लेजिस्लेचर होता क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर जो हमारे 6 स्टेट हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना और महाराष्ट्र, इन 6 स्टेट क्या ये कैसे हैं, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। यहाँ पे आपका इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी संविधान में अगर संशोधन करना है तो वो केंद्र ही कर सकता है, यानी कि देश की संसद ही कर सकती है, विधानसभा या विधान परिषद नहीं। इट कैन बी, या फिर इंट्रोडक्शन वाले में आप इसको नोट कर सकते हैं कि इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय ईदर अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर, यानी कि या तो इसको मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है या भी कोई इसको प्राइवेट मेंबर भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है मिनिस्टर प्राइवेट मेंबर में। आई होप अब आप डिफरेंस समझते हैं क्लियरली। इट डजंट नीड्स, ठीक है, डजंट नीड्स प्रायर अप्रूवल, ठीक है, और प्रायर परमिशन हम बोल सकते हैं, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर इट्स इंट्रोडक्शन। कौन सा टाइप ऑफ बिल होता है जिसके इंट्रोडक्शन में प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट की नीड होती है? प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर इट्स इंट्रोडक्शन, क्लियर। और यहाँ पे जो तीसरा है, यहाँ पे आगे मैं लिख देता हूँ बिकॉज स्पेस नहीं यहाँ पे, तीसरा है कि द बिल नीड टू बी पास्ड बाई स्पेशल मेजॉरिटी। बस बट इस यहाँ पे बस छोटा सा लिख दे रहा हूँ, बट अभी डिटेल में देखेंगे कितने टाइप की मेजॉरिटी किस तरह से अमेंड किया जाता है। बिल नीड्स टू बी पास्ड बाई स्पेशल मेजॉरिटी। अब इसको बस थोड़ा सा इसको नोट कर लो, अभी मैं इसको डीप में समझा नहीं रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ नो जॉइंट सिटिंग, यानी इसमें कोई भी जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक पॉसिबल नहीं है। जॉइंट सिटिंग इज़ पॉसिबल,
इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यानी कि जॉइंट सिटिंग को कौन, जरा बताइए कौन बुलाता है, इसको कौन समन करता है और कौन इसको प्रिसाइड करता है, जल्दी से बताइए, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग इज, है यहाँ पे जगह, हाँ, फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग इज प्रेसिडेंट मस्ट, नोट द वर्ड मस्ट, गिव हिज और हर एसेंट, सहमति, टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सहमति देनी ही होगी, यानी कि कल भी मैंने आपको बताया था, नो वीटो पावर कैन बी यूज्ड हियर, नो वीटो पावर कैन बी यूज्ड। और इस प्रोविज़न को ऐड किया गया था खुद 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही, कि प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को देना ही होगा सहमति, कोई वीटो पावर इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। 3 तरह के वीटो पावर कल पढ़े थे। एब्सोल्यूट वीटो, जिसमें कि वो मना कर देता है एसेंट देने से, सस्पेंसिव वीटो जहाँ पे बिल को रिटर्न कर देता है, और पॉकेट वीटो जहाँ पे कोई रिएक्ट ही नहीं करता है। जॉइंट सिटिंग को समन करने का काम हमारा होता है प्रेसिडेंट को। ये प्रेसिडेंट समन करते हैं, हाउस को प्रोरोग करते हैं, डिसॉल्व करते हैं लोकसभा को, प्रिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर। जॉइंट सिटिंग किस हिसाब से चलती है, रूल्स ऑफ लोकसभा के अनुसार। जॉइंट सिटिंग कब बुलाई जाती है, ऑर्डिनरी बिल के केस में, जब डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। कब डेडलॉक होता है, जब हमने देखा तो दोनों हाउस के बीच में असहमति होती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक हाउस ने दूसरे हाउस को कोई बिल दिया और उसने रिएक्ट नहीं किया 6 महीने तक, उस केस में जॉइंट सिटिंग ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में बुलाई जा सकती है और ना ही आपकी मनी बिल के यानी धन विधेयक के केस में बुलाई जा सकती है, क्योंकि उस केस में लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होते हैं। और प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन भी चाहिए होती है मनी बिल के केस में, जहाँ पे वो इसी वजह से सस्पेंसिव वीटो का यूज़ नहीं कर पाता है। इज़ दैट क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब बताइए, उसके आगे फिर थोड़ी सी चीज़ें और हैं, प्रोसीड करते हैं, और उसके बाद फिर MCQs। सर प्लीज़ बता दो पेड कोर्स कैसे परचेज़ करें। कैसे परचेज़ करने क्या मतलब, ये भी बताने वाली चीज़ें हैं? ऐप में जाओ और वहाँ पे जहाँ बैच दिख रहा हो सीधे अपना सिर मार दो, उसी में हो जाएगा एनरोल। प्रियम्बल एंड शेड्यूल्स एंड पार्लियामेंट, प्रियम्बल एंड शेड्यूल्स एंड पार्लियामेंट 1 और 2 की PPT अपलोड कर दीजिए प्राइवेटली। ओके सनातनी जी, हिंदी नोट्स एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। क्लियर हो क्या? परमार एकेडमी ऐप है सर। नैतिक जी डिस्क्रिप्शन चेक करिए। वीटो समझा दीजिए एक बार। कल वाला लेक्चर देखिए मयंक नागर जी, कल वीटो पूरा डिटेल में देखे थे। ठीक है, ये वीटो की क्लास नहीं है, कल हम लोग देख चुके हैं वीटो पावर। ठीक, अब आते हैं, ये तो हमने पूरा प्रोसीजर देख लिया। थोड़ा एक लोग थे हमारे KC वेरे जी, जिनको कमेंट्री करने का बड़ा शौक था हर चीज़ में। जैसे कि हमारे फेडरलिज्म को इन्होंने क्या बोला था, ज़रा बताइए फेडरलिज्म। और एक चीज़ यहाँ पे मैंने मिस कर दिया कि हमने कहाँ से लिया है, वो जो मैंने आपसे पूछा था, ये लिया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, जॉइंट सिटिंग कहाँ से लिया, जल्दी से बताइए ज़रा कमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे KC वेरे ने क्या बोला था, KC वेरे ने बोला था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इट स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये बात इन्होंने क्यों बोली? इसलिए बोली बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो अमेंडमेंट है इज़ नीदर, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नीदर एज डिफ़िकल्ट एज इन USA नॉर एज ईजी एज इन UK। कुछ प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको हम सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से अमेंड कर सकते हैं, कुछ को हम स्पेशल यानी विशेष से, और कुछ को स्पेशल तो चाहिए ही, प्लस स्टेट्स का भी रैटिफिकेशन चाहिए, उनकी भी सहमति चाहिए। रिकॉल GST बिल, GST बिल में क्या था, GST बिल को हर स्टेट के पास ही भेजा गया था कि आप लोग भी अपनी सहमति दो, लेकिन सबकी सहमति ज़रूरी नहीं है, बस आधे स्टेट दे दें, ख़त्म। जैसे 28 राज्य हैं भारत में, अगर 14 ने भी सहमति दे दी, 14 फिर उससे ज़्यादा, अपने आप ये स्टेट का वाला जो काम है ख़त्म हो जाएगा। तो अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 बाई 3 वेज यहाँ पे लिखा हुआ, बट लेट मी टेल यू दिस टाइप ऑफ अमेंडमेंट इज़ नॉट डेल्ट एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. You may recall here article number 4 which says that amendment under article 1 and 2 shall not be
dealt as an amendment under Article 368 because those type of amendment can be done with simple majority. कहने का मतलब ये है कि जो कोई भी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करी जाएगी, अमेंड करी जाएगी, और अगर उसको सिंपल मेजॉरिटी से किया जा रहा है तो उसको अमेंडमेंट अंडर 368 हम डील नहीं करेंगे. तो अब हमारे पास बचते हैं सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी एंड विद रैटिफिकेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट. बट अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से प्रोविजन है जिनको सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है, जिनके लिए अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं होती है. एडमिशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, याद करिए आर्टिकल नंबर 2 एंड 3. ये आपके अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं डील किया था, इनको सिंपल मेजॉरिटी से किया जाता है. मैंने इसे सिंपल मेजॉरिटी कल बता चुका हूँ मैं आपको क्लास के एकदम शुरुआत में, इसीलिए मैंने आपको बताया था कल. सिंपल मेजॉरिटी साधारण बहुमत यानी कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. अगर 100 मेंबर्स हैं तो फिर उसका डिवाइड बाई 2 + 1 कर दो. स्पेशल मेजॉरिटी भी 3 तरह की कैसी होती है कल बताया था. और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन विद हाफ ऑफ द स्टेट का मतलब होता है कि ये स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट से सिंपल मेजॉरिटी. समझो मेरी बात को फिर से. ये जो तीसरा वाला है, जो भी प्रोविजंस इसके थ्रू अमेंड होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, चलो अभी आएंगे उस पर, पहले ये देखो, ठीक है. ये आर्टिकल नंबर 2 है, ये आर्टिकल नंबर 3 है. एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. कल हम लोगों ने देखा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद को उनको क्रिएट करना, उनको एबॉलिश करना. क्रिएट कैसे किए जाएंगे? जब वो स्टेट लेजिस्लेचर स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करेगा तो पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करके वो वहाँ पे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट कर सकता है. सो इट वुडंट बी डेल्ट एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. दूसरी अनुसूची यानी सेकंड शेड्यूल, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, इन सब को सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किया जा सकता है. कोरम इन पार्लियामेंट जो अंडर आर्टिकल 100 सब क्लॉज 3 है, 1/10 और 10%. इसको अगर चेंज करके 1/20 है तो 1/5 करना है तो चेंज किया जा सकता है. दैट टू विद सिंपल मेजॉरिटी. सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ प्रोसीजर. अच्छा ये बताइए, सैलरी से याद आता है कि जो सैलरीज होती हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, कैग हो गया, प्रेसिडेंट, किस पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलती हैं? प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट हो गया, यानी जो पार्लियामेंटेरियंस के पास हमारे पास प्रिविलेजेस होती हैं. क्या क्या प्रिविलेजेस होती हैं कि एक तो उनको सिविल मैटर्स में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है जब हाउस सेशन में हो, और या फिर उसके 40 दिन पहले 40 दिन बाद. उनका कलेक्टिव प्रिविलेज होता है कि वो कुछ भी कहें पार्लियामेंट के अंदर, उसके लिए वो लायबल नहीं है कोर्ट में, ठीक है. यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था कि इंग्लिश लैंग्वेज को कब तक कंटिन्यू रखना था. 15 साल तक सिर्फ ये कंटिन्यू रहनी थी, लेकिन अभी भी कंटिन्यू है. तो अगर इसको हटाना है तो इसको सिंपल मेजॉरिटी से भी हटाया जा सकता है. नंबर ऑफ प्यूसनियर जजेस, व्हाट डज प्यूसनियर जजेस मीन्स? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा जजेस, यानी कि अगर नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने सुप्रीम कोर्ट में तो आप सिंपल मेजॉरिटी से बढ़ा सकते हैं. लेकिन इसके अलावा कुछ काम करना है, कुछ चेंज करना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, जैसे कि जजेस कम करना है या फिर कुछ और उनके कंडीशंस ऑफ सर्विस को चेंज करना है, दैट कैन बी डन ओनली विद नॉट ओनली विद स्पेशल मेजॉरिटी बट ऑल्सो विद रैटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट. यानी कि अगर जजेस बढ़ाने हैं तो पार्लियामेंट आराम से बढ़ा सकते हो, और बढ़ाओ जजेस और बढ़ाओ, लेकिन घटाने या फिर कुछ और करना है तो सिंपल मेजॉरिटी से नहीं कर सकते आप. कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिसडिक्शन तो सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट को और पावर देनी है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी पता था. सुप्रीम कोर्ट का जितना पावर मिलेगा उतनी अच्छी बात है, जो कि पार्लियामेंट देगा नहीं. अभी बात चल रही है ना कि CJI को जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो इनका रिकमेंडेशन नहीं लिया जाएगा. तो पार्लियामेंट हमारा यही चाहता है, पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में कभी भी मित्रता नहीं रहती है, ज़्यादातर शत्रुता ही रहती है. और इसी वजह से वो कभी करेगा ही नहीं ज़्यादा जुरिसडिक्शन. तो अगर करना है, अगर चाहे ऐसी है पार्लियामेंट की, तो आराम से कर सकता है, ठीक है. यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, सिटीजनशिप के जो प्रोविजंस हैं उनको सिंपल मेजॉरिटी से किया जा सकता है. इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यूनियन टेरिटरीज एंड 5th and 6th शेड्यूल, ठीक. अब बात करते हैं, ये तो हो गया सिंपल मेजॉरिटी से. अब यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को डाउट है कि क्या सर ये हमें सारी प्रोविजंस को रटना है क्या? अभी वॉइस आ रही होगी, आई थिंक प्रॉपर है ना, बीच में वॉइस चली गई होगी. चलो, तो ये रटना है क्या? अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है तो ये रटने की ज़रूरत नहीं है, आप समझो. अभी मैं आपको समझा भी दूंगा कि कैसे ये सारे प्रोविजंस आप समझ के याद कर सकते हो, ठीक है. GS बैच की वैलिडिटी कब तक रहेगी? मैवरिक 1 ईयर तक रहेगी, ठीक है. अब आते हैं जो हमारे होते हैं सिंपल मेजॉरिटी देख लिए ना, अब देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत, दैट इज़ मेजॉरिटी, ठीक है. दैट इज़ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एट वोटिंग. कल मैंने आपको बताया था, ठीक है. मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप
प्लस मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इससे जो आप अमेंड कर सकते हैं, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है, मौलिक अधिकारों को अगर आपको हटाना है, तो इसमें रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स बहुत आसान है, अभी मेरे को ये मुझे बता लेने दो, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। DPSP, ये दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको आता हूँ स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। स्पेशल मेजोरिटी प्लस ratification from ratification of at least half of the state, of at least half of the states। जैसे 28 राज्य हैं तो 14 से एटलीस्ट चाहिए रैटिफिकेशन। इसमें होता है अगर आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, ठीक है, वो चेंज करना है अगर आपको, या फिर अगर आपको एनी लिस्ट इन 7th शेड्यूल, एनी लिस्ट इन 7th शेड्यूल, जो हमारी 7वीं अनुसूची होती है, वॉइस तो प्रॉपर आ रही होगी ना, आई थिंक, ठीक है, आई थिंक प्रॉपर आ रही होगी। एनी लिस्ट इन दी 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची में कोई लिस्ट दी है। अभी मैं आपको समझाऊँ कैसे। देखो 7th शेड्यूल में अगर हम, रुक जाओ अभी पहले मुझे लिख लेने दो, ठीक है। तीसरा है आपका जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के रिगार्डिंग कुछ, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अगर प्यूसने जजेस या फिर जुरिसडिक्शन है तो सिंपल मेजोरिटी में आएगा। उसके अलावा इसमें आएगा स्पेशल मेजोरिटी प्लस रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स एंड द लास्ट यहाँ पे नोट करो, दैट इज आर्टिकल 368 खुद। अब तुम ये सोचो, आर्टिकल 368 को खुद इसके अंदर रखा गया। जैसे कि अब ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में अगर मान लो कि ये चीज़ है कि भाई इस बॉक्स को कोई छू नहीं सकता है। अब भाई इस बॉक्स को भी तो प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है कि इस बॉक्स के अंदर की चीज़ों को कोई छू नहीं सकता। इसमें तुमने ताला लगा दिया, एकदम ऐसी सिक्योरिटी लगा दी कि इसमें कोई इससे सामान निकाल ही ना पाए, ऐसी तुम सिक्योरिटी लगा दी। वो बक्सा उठा के ले जाएगा पूरा, तो क्या करोगे? तोड़ देगा बक्से को वो, तो क्या तुम्हारी धरी की धरी रहेगी सिक्योरिटी। तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लिखी, उसके बाद ये बता दिया कि आर्टिकल 368 खुद जिसमें अमेंडमेंट दिया उसको खुद अमेंड करना है। अगर उसी को अमेंड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोविज़न को उठा के किसी दूसरे में रखना है, तो वो कैसे होगा? 368 को अमेंड करके। और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा जब पार्लियामेंट खुद उस चीज़ को स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाएगी अपने यहाँ और स्टेट्स को देगी। और जब स्टेट्स को देती है ना, तो ये चीज़ याद रखना, स्टेट्स में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास करवाना होता है, कोई स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं होती। अब समझो कैसे चीज़ें वर्क करती हैं यहाँ पे। अब रैटिफिकेशन लेना पड़ रहा है स्टेट्स का, किस केस में लेना पड़ रहा होगा? जहाँ पे फेडरल एलिमेंट किसी तरह का हर्ट हो रहा होगा या फिर कुछ स्टेट्स से लेना देना होगा। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में एमएलए हिस्सा लेते हैं, स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसलिए अगर इसको अमेंड करना है तो स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। 7th शेड्यूल में क्या है? 7th शेड्यूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। उसमें सब्जेक्ट लिखे हुए हैं किस पे कौन लॉ बना सकता है, उसमें लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसको अमेंड करना है तो स्टेट से पूछना ही पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जो रिप्रेजेंटेशन, स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट कहाँ है? राज्यसभा में। तो या फिर लोकसभा में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा, वो भी अगर आप चेंज करें तो स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो हमारी जुडिशरी है उसके लिए भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, इसका क्या हमें चाहिए? पूरे मतलब ऐसे समझ सकते हो, फंडामेंटल राइट के केस में हमने देखा था कि पार्लियामेंट के पास ही लॉ बनाने का पावर होता है, हमने देखा था, अगर याद करें आप तो आर्टिकल नंबर कौन सा बोला था? आर्टिकल नंबर 35 हमारा बोला था कि पार्लियामेंट के पास ही सिर्फ पावर है कि फंडामेंटल राइट के रिस्पेक्ट में लॉ बना सकता है, बिकॉज यूनिफॉर्मिटी चाहिए पूरे देश में। तो एफआर और डीपीएसपी आप आराम से याद कर सकते हो स्पेशल मेजोरिटी से। बाकी चीज़ें जो हैं आपकी, वो आपकी सिंपल मेजोरिटी में आ जाएंगी, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी में आप सारी, ये तो आपको याद ही है, ये भी याद है, ये भी आपको याद है, ठीक है। 7th शेड्यूल ही है जो आपका स्पेशल प्लस रैटिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट में। इसके अलावा कोई भी शेड्यूल आपसे पूछ ले, दूसरा, 5वां, 6वां, ये सब आपके सिंपल में आते हैं। कोरम उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं, सैलरी उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट जो इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है वो सिंपल मेजोरिटी से होगा। जो सिंपल मेजोरिटी वाला होता है उसको अमेंडमेंट डील नहीं किया जाता है अंडर आर्टिकल 368। नाउ मूविंग ऑन टू दी, ठीक है। तो अमेंडमेंट 3 तरह के हो गए। अब क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, उसके बाद हमारे आखिरी टॉपिक पे आएंगे, दैट विल बी इमरजेंसी।
डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए। रो कह रहे हो बेटा मुकुल, आज इतना जल्दी का है? कोई बात नहीं, रुक लेंगे, ठीक है। दोनों लोग अभी यहाँ पे तुम्हारे लिए हम वो लाएँ, पॉपकॉर्न लाएँ, दोनों लोग बैठ के पॉपकॉर्न खाएंगे, ठीक है। पढ़ा लें सब लोग को, सब लोग चले जाएंगे, फिर दोनों लोग बैठ के यहाँ पे मूवी देखेंगे, ठीक। चलो अभी जितनी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वाली वो देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 368। द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैरीड आउट इन 1951 रिलेटेड टू 1951 भारत संविधान में पहला संविधान संशोधन निम्नलिखित में कब संबोधित हुआ था? क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा वो किससे रिलेटेड था? आपका जो पहला अमेंडमेंट था वो किससे रिलेटेड था? सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, सिक्योरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रोटेक्शन ऑफ एग्रारियन रिफॉर्म्स इन सर्टेन स्टेट्स, या फिर एससीज एंड एसटीज? तो याद करिए, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ था। इसने हमारी 9th शेड्यूल को जोड़ा था, और 9th शेड्यूल में क्या था? एबॉलिशन ऑफ जमींदारी यानी प्रोविजन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग था, यानी एग्रारियन रिफॉर्म्स। ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे हुआ था। जवाहरलाल नेहरू हमारे सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, ये हमने पढ़ा था। वो यूनियन पावर्स कमेटी, स्टेट्स कमेटी, इनके चेयरमैन थे। जिस भी कमेटी के नाम के आगे यूनियन मिल जाए उसके चेयरमैन आपके नेहरू जी थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे 13 दिसंबर 1946 को, जो अप्रूव हुआ था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। वो लाए थे। जो लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, उसको भी उन्होंने चेयरमैनशिप करी थी उसकी, ठीक है। विच पार्ट ऑफ वॉज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट? किसको, किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को 73rd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया? पार्ट नंबर 9th, जो बात करता है किसकी है? पंचायत की, ठीक है। पार्ट नंबर 9A बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी कि नगर पालिकाओं की। पार्ट नंबर 9B बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी कि सहकारी समितियों की। पार्ट नंबर 10 बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है पार्ट नंबर 10th, ठीक। 19th, which of the following amendments of the Constitution of India added a new fundamental duty under Article 51A? किस अमेंडमेंट ने एक नई फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी? तो वही है कि ये अमेंडमेंट हो गया, आर्टिकल हो गया, पार्ट हो गया, ये हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती। हम जो कर रहे हैं उसी से धीरे 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 अमेंडमेंट होते जाएंगे। अभी क्योंकि अमेंडमेंट अलग से टॉपिक कर रहे हैं, तो कुछ अगर एक्स्ट्रा छूटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा वो, ठीक है। तो कौन सा था हमारा? 86 अमेंडमेंट ऑफ 2002, जिसमें कि हमारा क्या चीज़ हुआ? एक तो आर्टिकल नंबर 21A के तहत प्राइमरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया। आर्टिकल नंबर 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एक स्टेट को डायरेक्शन दी गई। और आर्टिकल नंबर 51A जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी दी है, उसमें सब क्लॉज के 11th नंबर की जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जहाँ पे गार्जियंस को ड्यूटी दी गई कि अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, वो एक फंडामेंटल ड्यूटी बनाई गई। 86th अमेंडमेंट से तीनों काम हुए। Which of the following amendment of the Constitution of India declared that the Parliament has the power to abridge or take away any of the fundamental right under Article 368, and such an act will not be a law under the meaning of Article 13? क्वेश्चन को करिए और यहाँ से आप पता चल जाएगा कि आप कितना रिवाइज करते हैं पिछले लेक्चर्स को। देखते हैं आप क्या आंसर देते हैं यहाँ पे। सबका सही है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? याद करो, फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर। जब मैं आपको पढ़ा रहा था ये चीज़ कि फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी, तो वहाँ पे हुआ क्या था? हुआ ये था कि गोलकनाथ वगैरह केस हुए थे। गोलकनाथ में पार्लियामेंट ने बोला, पहले तो शंकरी प्रसाद केस में बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो फंडामेंटल राइट्स ले सकता है। गोलकनाथ बोला बिल्कुल नहीं ले सकता है। पार्लियामेंट चिढ़ गया, नहीं ले सकते हैं, तो उसने बोला 24th अमेंडमेंट किया, बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी फंडामेंटल राइट को ले सकता है। और अगेन अगला तुरंत इसने किया बिना देरी के साथ 25th अमेंडमेंट बोला ले सकते हैं ना। तो चलो हम पहला लेते हैं। पहला ये है कि जब हम ये चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज हम लोग ये सब लिखी हुई है, बस रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये उसने बोला कि जब हम आर्टिकल नंबर 14 और 19 वाली FR को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे जो DPSP है, जब हम आर्टिकल नंबर 39B और C, जब हम आर्टिकल नंबर 39B और C की DPSP को जब इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14, 19 और 31, जो मतलब पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट हुआ करता था उसकी बात हो रही है। तो ये तीनों फंडामेंटल राइट इसके आड़े नहीं आएंगे। और दूसरी चीज़, जुडिशरी इस पर रिव्यू नहीं कर सकती। फिर क्या हुआ? KBC केस हुआ, केशवानंद भारती केस। उसमें क्या बोला? पहला वाला तो हम मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन दूसरे वाले को हम असंवैधानिक घोषित करते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो किस में बोला था कि अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट को लिया जा सकता है? 24th अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर C, ठीक है।
21 प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेव एसेंट टू द डैश अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत के संविधान के डैश संशोधन को मंजूरी दी थी। 100th, 83rd, 66th या फिर 8th। तो कौन सा था ये आपका 100th अमेंडमेंट था, जो दैट वाज रिगार्डिंग दी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। याद करिए, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अच्छा, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अमेंडमेंट क्यों करना पड़ा, ये 100th अमेंडमेंट जब हम लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कर रहे थे, क्यों अमेंडमेंट करना पड़ा, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेव द स्टेटस ऑफ स्टेट टू गोवा। किस अमेंडमेंट ने से राज्य का दर्जा दिया गोवा को? 52nd, 56th, 59th या फिर 48th अमेंडमेंट। अब ये इसलिए अमेंडमेंट करना पड़ा बिकॉज टेरिटरी को लेना तो आराम से सेकंड आर्टिकल का यूज़ करके सिंपल मेजोरिटी से लिया जा सकता है, बट टेरिटरी को अगर सीड करना, इंडियन टेरिटरी को किसी दूसरे देश को देना, दैट कैन बी डन बाई स्पेशल मेजोरिटी, और उसके लिए अमेंडमेंट की फिर नीड होगी अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, ये किस में बोला गया था? बेरूबारी यूनियन केस में। ठीक है, बेरूबारी यूनियन केस में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिस अमेंडमेंट इज 56th। गोवा को याद रखना, गोवा हो गया और दमन और दीव हो गया। गोवा एंड दमन एंड दीव जो हो गया, दमन और दीव जो हो गए, इनको इंक्लूड किया गया था एज अ यूटी, इनको एज अ यूटी इंक्लूड किया गया था 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। लेकिन गोवा को स्टेटहुड, दमन और दीव तो अभी भी यूटी है, बट गोवा को जो स्टेटहुड मिला था वो 56th अमेंडमेंट से मिला था। यूटी का दर्जा 12th अमेंडमेंट से, ठीक है, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और स्टेट का दर्जा 56 से। एन अमेंडमेंट टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 वॉज पास इन द ईयर। तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में एक संशोधन वर्ष डैश में पारित किया गया था। एसएससी में पूछा हो गया क्वेश्चन है, सारे ऑलमोस्ट पूछे गए हैं। आंसर इसका 2005 अमेंडमेंट किया गया था आपका। ये जो एक्ट है आपका 1956 का, जिसमें कि लैंड जो उसमें जो जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं उनको थोड़ा सा हटाया गया था। और इंपॉर्टेंट नहीं क्या अमेंडमेंट किया गया था, कौन सा अमेंडमेंट था, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2005 में किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज पास्ड विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू कॉन्स्टिट्यूशनली एनकोड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए कौन से अमेंडमेंट को किया गया था? 10th, 7th, 8th या फिर 4th, बताइए। रश, राधा, सलोनी, सबका सही है 2005। आंसर क्या होगा? 7th अमेंडमेंट, बिल्कुल सबका सही है। तो जल्दी से रिकॉल करें। धार कमेटी 1948, स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे बनाना चाहिए, ना कि लैंग्वेज के बेसिस पे। अगेन 48 में जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, अगेन इसने सेम चीज़ बोली जो धार ने बोली। फिर पट्टी श्री रामलू जी की डेथ हुई 1953 में, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बना आंध्र प्रदेश। उसके तुरंत ही बाद उसी साल फजल अली कमीशन बना, 3 मेंबर्ड कमीशन, फजल अली चेयरमैन, के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू, 3 लोग थे। इसने बोला कि येस, स्टेट्स कैन बी फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, बट इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। और उसके रिकमेंडेशन पे किया गया एक एक्ट वो किया गया, बनाया गया स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में, और ये 7th अमेंडमेंट भी किया गया 1956 में, जिसके तहत जो हमारा डिवीजन या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स था, क्लासिफिकेशन था ऑफ स्टेट्स, कैसा क्लासिफिकेशन था? क्लासिफिकेशन स्टेट्स का था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इसको उससे ये हटाया गया और उसमें नए स्टेट और यूटीज़ क्रिएट किए गए। जल्दी से बताइए कितने स्टेट? चलिए मैं बताता हूँ स्टेट यूटीज़, आप बताइए। 14 स्टेट क्रिएट किए गए थे, और कितनी यूटीज़ थी? 6 यूटीज़ थी, ठीक है। 14 आपके स्टेट्स और 6 यूटीज़ को क्रिएट किया गया इस स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 और 7th अमेंडमेंट को करके, ठीक। इस 7th अमेंडमेंट ने, और इसी से फिर हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स था। फिर हम लोगों ने याद किया था आम गुना है मैम तुसी गाओ मौज लो करके हमने ट्रिक याद करी थी, ठीक है। 7th अमेंडमेंट से हमने जो 7th पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिपील किया था। 7th पार्ट वॉज रिपील्ड। इसी से और क्या हुआ था 7th अमेंडमेंट से, अगर आपको याद आ रहा हो? 7th अमेंडमेंट से ही हमारा हुआ था कि एक गवर्नर मल्टीपल स्टेट का गवर्नर बन सकता है, मल्टीपल स्टेट को सर्व कर सकता है। एक हाई कोर्ट मल्टीपल स्टेट्स या फिर यूटीज़ को सर्व कर सकता है। जैसे महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है वो गोवा का भी हाई कोर्ट महाराष्ट्र में लगता है, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली का भी वहीं पे लगता है, केरल के हाई कोर्ट में लक्षद्वीप का भी लगता है, वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट में अंडमान निकोबार का भी लगता है, ठीक है। तो पुडुचेरी का मद्रास हाई कोर्ट लगता है। तो ये शेयरिंग वाला है 7th, शेयरिंग ऑफ गवर्नर एंड शेयरिंग ऑफ हाई कोर्ट, 7th अमेंडमेंट, ठीक है। 25th पे आते हैं। द डैश अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एडेड अ न्यू पार्ट 9A टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस अमेंडमेंट ने पार्ट नंबर 9A को जोड़ा था? बताइए जल्दी से, अभी मैंने आपको बताया वो चीज़। तो आंसर वुड बी
ऑप्शन नंबर बी 74, बिकॉज पार्ट 9 है पंचायत और पार्ट 9A है आपका भाग 9 का है म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी कि नगर पालिकाओं के बारे में दिया हुआ है, और ये 74th अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। क्लियर है। 101st अमेंडमेंट किसकी बात करता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी को। जीएसटी बिल को अप्रूव करने वाला पहला स्टेट कौन सा था, कोई बताएगा? वो स्टेट में आपका मजूली फेस्टिवल होता है। वो स्टेट में ही आपके बहुत सारे अम्बुबाची फेस्टिवल भी होता है, अलिया इलिगांग फेस्टिवल होता है, बिहू आपका होता है। आपका वहीं पे ही आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड लोकेटेड है, दैट इज़ मजूली आइलैंड। और ये कौन सा स्टेट है जिसने जीएसटी बिल को सबसे पहले अप्रूव किया था? असम। ठीक है, 26। सर आज 10 बजे क्लास, बिल्कुल आज 10 बजे क्लास हुई है और इसके रिगार्डिंग मैंने टेलीग्राम पर नोटिफाई कर दिया था, सिर्फ आज के लिए। बाकी जो डेली की टाइमिंग रहेगी वो 11 AM पे ही रहेगी, आज के लिए था। ठीक है, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए जल्दी से। भारत के संविधान में कौन सा संशोधन भारत के विवरण को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्म, पढ़ लो यार पूरा ठीक है, पढ़ो और आंसर दो इसका। सर जी साइंस कब कराओगे? स्टेप डिविएशन, साइंस पॉलिटी खत्म होने के बाद बायोलॉजी उठाएंगे, बायोलॉजी खत्म होने के बाद ज्योग्राफी उठाएंगे, ज्योग्राफी का खत्म होने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ करेंगे, और उसके बाद इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ये सारे स्टैटिक वगैरह। ठीक है, आपके माइक से चन आवाज़ हो रहा, ऐसा ही क्या आवाज़ आ रही है क्या? चन चन की आवाज़ आ रही है क्या? आंसर 40 सेकेंड होगा। किस तरह से? प्रियम्बल। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था प्रियम्बल, डिवाइस करें जल्दी से प्रियम्बल को। प्रियम्बल कहाँ से लिया था? यूएसए से लिया था। लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से ली थी। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरह की इसकी स्टार्टिंग लाइन है। प्रियम्बल के अगर इंग्रेडिएंट की बात करें, सोर्स है इसका कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी पीपल ऑफ इंडिया इसका सोर्स है। ठीक है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज पीपल ऑफ इंडिया। इसके नेचर क्या है? नेचर है सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसका नेचर है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी और फ्रेटर्निटी, ये इसके क्या है? ऑब्जेक्टिव्स हैं। जस्टिस 3 तरह का, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, लिबर्टी 5 तरह की, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी 2 तरह की, फ्रेटर्निटी 1 तरह की। जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी के कहाँ से लिए हैं? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, रिपब्लिक के भी। जस्टिस के प्रिंसिपल कहाँ से लिए हैं? यूएसएसआर से लिए हैं। क्या इसमें अमेंडमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पहले इसने बोला बेरूबारी वाले केस में कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस इट कैन नॉट बी अमेंडेड, बट केबीसी केस में बोला प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड, और एलआईसी केस में सेम चीज़ को रीअफर्म किया कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी अमेंडेड। और एक अमेंडमेंट हुआ इसमें 42nd अमेंडमेंट, जिससे कि 3 वर्ड जोड़े गए, सिस या फिर ISS, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। वही है ये क्वेश्चन एक्चुअल में, उसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, 60th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड द सीलिंग ऑफ प्रोफेशन टैक्स फ्रॉम ₹250 पर एनम टू हाउ मनी रुपीज़ पर एनम। और एक चीज़ कि क्या प्रियम्बल हमारा जस्टिसेबल या फिर नॉन जस्टिसेबल में आता है? तो आंसर होगा यहाँ पे 2500, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, द डैश अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द GST। ठीक है, बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर डी 101। एक इसमें आर्टिकल भी ऐड किया गया GST काउंसिल का, आर्टिकल नंबर 279A 279A GST काउंसिल, और इसका अध्यक्ष कौन होता है GST काउंसिल का? ये होता है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, निर्मला सीतारमन होंगे भी। ठीक है, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडेड अ न्यू सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट कॉल्ड टैक्सेस ऑन सर्विसेज। उसने एक नए सब्जेक्ट को ऐड किया यूनियन लिस्ट में, दैट वाज कॉल्ड एज टैक्सेस ऑन सर्विसेज। चलिए, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 88 इसका सही आंसर होगा। टैक्सेस ऑन सर्विसेज को 88th अमेंडमेंट से जोड़ा गया। फिर इसमें एक और अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट किया गया था इसमें, मतलब मैं बता रहा हूँ 42nd अमेंडमेंट से कुछ सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर किया गया था फ्रॉम यूनियन लिस्ट टू कॉन्करेंट, सॉरी स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। एजुकेशन, ये वो हैं जिनको ट्रांसफ़र किया गया था। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, बर्ड प्रोटेक्शन वगैरह, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड वेट्स एंड मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स, इनको ट्रांसफ़र किया गया था। ये हमारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको ट्रांसफ़र किया गया था 42nd अमेंडमेंट से फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में इनको ट्रांसफ़र किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 30th। तो 61st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का 61वां संविधान संशोधन ने क्या किया था? बस इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद इमरजेंसी पे आएंगे, बाकी के आपके होमवर्क रहेंगे।
और उम्मीद करता हूँ सभी ने कल टेस्ट, क्योंकि क्विज़ तो हो नहीं पाई थी ग्रुप में, तो इस वजह से उसको अपलोड कर दिया गया था ताकि सभी इंडिविजुअल तरीके से उस क्विज़ को लगा सकें अपने लेवल पे। आई होप सबने लगा ली होगी। नॉन जस्टिसेबल है, बिल्कुल सही है। चलिए, 21 से 18 हुई थी ये एज, 61st अमेंडमेंट जो कि 1988 में हुआ था। 1989 में आपका ये फोर्स में आया था। और 1989 में क्या हुआ था, कोई बता सकता है? कोई तो बता ही सकता होगा। 1989 में कुछ हुआ था, इसी चीज़ की वजह से, 61st अमेंडमेंट की चीज़ की वजह से कुछ हुआ था, जो कि आपका एसएससी बार बार पूछता है। एंड दैट वाज कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा मल्टी मेंबर बॉडी बना था इसी साल। मल्टी मेंबर बॉडी, पहले इसमें एक ही होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर इसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर्स और ऐड किए गए 1989 में। क्यों? ये 1988 में क्या हुआ, वोटिंग एज को डिक्रीज़ कर दिया गया, तो थोड़ा सा काम बढ़ गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, which of the following amendment act of the constitution of India conferred statehood to Goa and formed a new UT comprising Daman and Diu? स्टेटहुड टू गोवा दिया था 56th अमेंडमेंट। अभी हम देख के आए हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन आप करेंगे खुद से, ठीक है, जितने भी यहाँ पे हैं। चलिए जल्दी से एक और करिए कि इनमें से किसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, किसको भारत का लघु संविधान बोलते हैं। 54th, 25th, 42nd या फिर 24th। 24th अभी हमने पूरा पढ़ लिया, क्या था उसमें, कुछ ऐसा नहीं था उसमें। ये था कि पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को छीन सकती है। और 25 में उसने पहले एक प्रोविजन ऐड किया कि 39B और C के तहत जो DPSP उसको इंप्लीमेंट करने जाएगा पार्लियामेंट, तो 1419 वाले आड़े नहीं आ सकते हैं उसके। और 31 तब जब राइट होता था तो वो भी इंक्लूडेड था। और इसका दूसरा प्रोविजन था कि जो इसका जुडिशियल बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। तो ये चीज़ था इसमें। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर C, 42nd। ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है बिकॉज इसने बहुत सारी चीज़ें ऐड की, बहुत फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने ऐड करी थी। याद करिए सरदार सरोन सिंह कमेटी, ठीक है। और भी बहुत सारे इसने प्रोविजंस ऐड किए, तो इस वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो एंटी डिफेक्शन को जिसने इंट्रोड्यूस किया? तुरंत आंसर आना चाहिए बिना किसी देरी के साथ। ये एजुकेशन से बात करता है, ये बहुत सारी चीज़ों से बात करता है। काफ़ी चीज़ें जो 42nd अमेंडमेंट ने करी उनको हटाया, फिर उनको चेंज किया 44th वाले ने 1978 में हुआ था। आंसर क्या होगा? 52nd अमेंडमेंट। कौन सा शेड्यूल है? 10th नंबर की शेड्यूल है, 10वीं अनुसूची है। इसमें फिर फर्दर अमेंडमेंट हुआ था 91st अमेंडमेंट से। कल हम लोगों ने देखा था डिफेक्शन किस किस तरह से हो सकता है। रिकॉल करिए जल्दी से, जब कोई इंडिपेंडेंट मेंबर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, जब कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, 6 महीने के बाद ज्वाइन कर लेता है, यानी 6 महीने तक उसके पास पूरी स्वतंत्रता है, उसके पास पूरी इंडिपेंडेंस है कि वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे। लेकिन अगर 6 महीने हो गए उसके नॉमिनेशन के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी अगर ज्वाइन करेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर कोई अपने विप के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेगा, यानी पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करेगा। इसमें एक्सेप्शन ऐड किया गया था 91st अमेंडमेंट से, एंड दैट वाज कि मर्जर वाले को एक्सेप्शन रखा गया था, यानी कि अगर कोई मर्ज होती है पॉलिटिकल पार्टी, 2/3 मेंबर चले जाते हैं तो वो डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाएंगे। 91st अमेंडमेंट से मुझे याद आता है 15% मैक्सिमम साइज होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इन दी लोकसभा, ठीक है। 15% ऑफ लोकसभा एंड 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 91st। और ये भी इसमें आर्टिकल नंबर 75 ये बोलता है, आर्टिकल नंबर 75 1A, ठीक है, सब क्लॉज 1A, ठीक है। और ये है 75 1 और B, ये बोलता है कि अगर कोई डिफेक्शन के ग्राउंड में डिस्क्वालीफाइड है तो वो आपका मिनिस्टर भी नहीं बन सकता है, अगर कोई डिफेक्शन के ग्राउंड में डिस्क्वालीफाइड है तो, ठीक। अगले पे आते हैं 34th। अब इसको लास्ट ही बनाते हैं, लास्ट हो ही गया ये, ठीक है। कौन सा है आपका? 2002 में हुआ था, 86th। आसान से हैं सब, ठीक है। द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अभी हम इसके बाद चलिए इमरजेंसी उठा लेते हैं हम, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर B, 42nd। अब क्यों ये कॉन्ट्रोवर्शियल था अब हम जानेंगे इमरजेंसी चैप्टर में, ठीक है। अब ख़त्म ही हो गया देखो, ठीक है। अब हम इसको जानेंगे इमरजेंसी चैप्टर में। तो चलिए जल्दी से भाग के चलते हैं इमरजेंसी के पास, ठीक है। ये हम लोगों ने अमेंडमेंट देख लिया, अब हम चलते हैं इमरजेंसी के पास, यानी कि जो हमारे आपातकाल हैं, किस तरह से आपातकाल लगते हैं वो हम भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इमरजेंसी प्रोविजन। एक बार मैं कमेंट चेक कर लेता हूँ, किसी कोई डाउट तो नहीं है। सर इन अमेंडमेंट डज लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो? नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं होता है अमेंडमेंट में सुबह, ठीक है, कोई रोल नहीं होता उनका। PYQ सीरीज़ कब तक चलेगा? जब तक PYQ चलेंगे तब तक। फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में फ़र्क बता दीजिए अस्त्रा।
ये मनी बिल है, ये फाइनेंशियल बिल है, यानी मनी बिल इज द सब सेक्शन ऑफ फाइनेंशियल बिल। मनी बिल में सिर्फ वो चीज़ों से डील करता है जो आर्टिकल 110 में डिफाइंड है। फाइनेंशियल बिल उन चीज़ों में डील करता है जो 110 में डिफाइंड है, प्लस जो अदर मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन। फाइनेंशियल बिल जो होता है आपका, इट डील्स विद मनी बिल प्लस अदर मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन के जो भी मैटर होते हैं। जनरल लेजिस्लेशन जब मैं बोल देता हूँ इसलिए जनरल लेजिस्लेशन है, मतलब जो ऑर्डिनरी बिल के थ्रू लेजिस्लेशन होते हैं वो भी, ठीक है, वो फाइनेंशियल बिल 1 में आते हैं। रैटिफिकेशन का मतलब बता दो सर प्लीज़ दीक्षा। रैटिफिकेशन का मतलब होता है सहमति। रैटिफिकेशन का मतलब होता है सहमति, यानी एक तरह से अप्रूवल लेना स्टेट से। और किसी कोई डाउट? चलिए, हाँ सीपीयू तक आपका आराम से हो जाएगा पीवाई की सीरीज़ अगर आप फॉलो करोगे। इमरजेंसी प्रोविजंस पे आते हैं, ठीक है, जो आपातकालीन हमारी स्थितियाँ होती हैं उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। ठीक, चलिए, तो जिस तरह हम सब हर चीज़ के पार्ट देखते हैं, आर्टिकल देखते हैं, उस तरह इसका भी ज़रा पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर बात करें, पार्ट नंबर 18 में दिया हुआ है इसके बारे में। आर्टिकल अगर बात करें तो आर्टिकल रिलेटेड हमारे 352 से लेकर 360, 352 से लेकर 360 तक। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। कितनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी होती है हमारी? 3 तरह की होती है। नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। बट एक्चुअल में कहीं पे भी आपको ऐसा स्टेट इमरजेंसी टाइप कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक, ये होता है अंडर आर्टिकल 352। अंडर आर्टिकल 352 इसको नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित किया जाता है 3 ग्राउंड्स पे: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 है ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स, यानी कि स्टेट की में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सरकार चलनी चाहिए वो नहीं चल पा रही है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर बात करें तो इसमें यह है कि अंडर आर्टिकल 360 है एंड ड्यू टू थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब हो जाए कंट्री की तो वहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक, अब बात करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 352 है। ग्राउंड्स कौन से हैं? व्हेन आई से ग्राउंड्स, इसका मतलब क्या है, किन किन रीजंस में लगाया जा सकता है? तो इसके ग्राउंड्स हैं वॉर, यानी कि किसी देश से युद्ध हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन, किसी दूसरे देश ने हमला कर दिया, या फिर आर्म्ड रेबेलियन, देश के अंदर ही कुछ लोग एकदम हथियार उठा लें, जैसे फॉर एग्जांपल खालिस्तान वाले हथियार उठा लें, आर्म्ड रेबेलियन कर दें, उस केस में लगाया जा सकता है। इसके अप्रूवल की बात करते हैं कि इसको अप्रूव कैसे किया जा सकता है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है ना एकदम डिट्टो, सिर्फ वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, निट्टो डिट्टो, वाओ। ठीक है, तो अप्रूवल ध्यान रखना कि 1 मंथ में इसका चाहिए होता है। सर किससे, कौन अप्रूवल, कैसा अप्रूवल? तो सबसे पहली बात तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगती है। और इसको प्रोक्लेम कौन करता है, यानी कि लगाता कौन है इसको? तो लगाता है हमारा प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट अपने आप से नहीं कि जब मनाया तो लो भाई आज कल से पूरे देश में इमरजेंसी लग गई, नहीं। इसमें कैबिनेट की अप्रूवल लेंगे, यानी कैबिनेट का अप्रूवल, कैबिनेट की सहमति चाहिए। इस प्रोविज़न को ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट से, और यहीं पे ही 44th अमेंडमेंट के थ्रू कैबिनेट वर्ड को पहली बार डिफाइन किया गया था अंडर आर्टिकल 352। याद करिए जब मैं आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा रहा था तो उन्होंने बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिफरेंट टाइप से होते हैं, मतलब जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं और डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो को हेल्ड करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो कैबिनेट वर्ड है वो आर्टिकल 352 में डिफाइंड है अंडर बाई दी 44th अमेंडमेंट, उसको डिफाइन किया गया था। तो इसी चीज़ को जब ऐड किया गया था तो कैबिनेट डिफाइन हो गया था अपने आप कि प्रेसिडेंट अपने आप से प्रोक्लेम नहीं कर सकता, कैबिनेट के अप्रूवल, कैबिनेट की भी सहमति लगेगी। ठीक है, प्रोक्लेम कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट का जब मतलब इनका सरकार का जब मनाएगा तो इमरजेंसी लगा देंगे, नहीं। इसको प्रोक्लेम करने के लिए 1 मंथ का चाहिए, 1 मंथ पहले अप्रूवल चाहिए बाई स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि विशेष बहुमत से ही। कहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए आपकी पार्लियामेंट में, दैट इज़ लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास करवाना होगा और विद इन 1 मंथ अप्रूवल लेना होगा इसका। इफ़ अप्रूव्ड, अगर ये अप्रूव हो गई तो कब तक चलेगी ये? इफ़ अप्रूव्ड इट कॉन्टिन्यूज़ फॉर 6 मंथ्स, ये 6 महीने तक चलेगी अगर ये अप्रूव हो गई तो। ठीक, और अगर रिपीटेड अप्रूवल, इसमें जो रिपीटेड अप्रूवल वाला है ना कि 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद आपको लेना होगा, ऐसा नहीं कि आपने ले लिया तो चलती रहेगी जब तक हटाओगे, नहीं, 6 महीने में अप्रूवल लेना होगा। ये जो री अप्रूवल वाला चीज़ है इसको 44th अमेंडमेंट से ही इस चीज़ को ऐड किया गया था।
ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं इसको हटाया कैसे जा सकता है, यानी कि इसके रिवोकेशन की बात करते हैं, इसको रिवोक कैसे किया जा सकता है। तो कैन बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट, जिसने इसको लगाया था, राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन ठीक है, राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति का देखो कोई भी काम करते हैं राष्ट्रपति, हमने देखा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं। आर्टिकल 74 ये बोलता है ना, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द काउंसिल ऑफ टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति कोई भी काम करेंगे मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही करेंगे, तो इस वजह से उसको भी रिवोक करेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही करेंगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जब चाहे वो कर सकते हैं। क्या पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, जैसे कि अगर हमें लगाना है इमरजेंसी को तो पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए, विद इन 1 मंथ आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। लेकिन इसके केस में 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि अगर प्रेसिडेंट खुद से चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से अगर ऑर्डर देगा इमरजेंसी कल से नहीं लागू हो गया फिर परसों से ख़त्म, तो ख़त्म हो जाएगी, लोकसभा का या फिर पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इफ़ लोकसभा रिवोक्स द नेशनल इमरजेंसी बाय सिंपल मेजोरिटी ओनली। अब एक चीज़ को नोटिस करो आप, किस चीज़ को नोटिस करो कि लगाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी लग रही थी और वो भी लोकसभा राज्यसभा दोनों में, और हटाने के लिए सिर्फ लोकसभा में और वो भी सिंपल मेजोरिटी, ये अंतर है। और प्रेसिडेंट भी हटा सकता है अगर खुद से चाहे तो हटा देगा, फिर पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं रहता यहाँ पे। क्लियर है चीज़ कि रिवोकेशन किस तरह से होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इफेक्ट क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम इफेक्ट बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स पे। ठीक है, ऑन फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों पे क्या इफेक्ट होता है, फंडामेंटल राइट्स। 2 आर्टिकल हैं जो इससे डील करते हैं, एक आर्टिकल नंबर 358 और दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 359। अगर आर्टिकल नंबर 19 के तहत, अभी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट अभी बाकी हैं जो भी उन्हें को बताई नहीं है, बस फ्लो में आप पहले समझते जाइए। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 358 में जो ये क्या करता है, आर्टिकल नंबर 19 के तहत जो 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं, याद करो, सामरो, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, सामरो, ठीक है, और राइट टू मूवमेंट, राइट टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड राइट टू एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। सामरो कर क्या किया था, 600 राइट है। अगर इनको सस्पेंड करना है 358 के तहत सस्पेंड होंगे, और अगर 359 लिखना था, एक सेकेंड, 359 ये यूज़ होता है जब इसके अलावा आर्टिकल 19 के अलावा, अगर 19 के अलावा कोई और के अलावा कोई फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करना होता है तो इसका यूज़ होता है, सस्पेंड करना होता है। तो अभी जो मैंने लाइन लिखी ना, गलत है ये लाइन, एक्चुअल में ये लाइन गलत है। गलत इसलिए है, लेकिन मैं इसको लिखने के लिए फिर भी बोलूँगा, गलत इसलिए है, किस सिस्टम में बोल रहा हूँ, 358 का यूज़ करके 19 वाले 6 राइट तो सस्पेंड हो जाते हैं, बिल्कुल बात सही है। 359 का यूज़ करके 19 को छोड़ के बाकी राइट सस्पेंड नहीं होते हैं। राइट टू मूव द कोर्ट सस्पेंड हो जाता है, यानी आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, आप कोर्ट नहीं जा सकते, अपने आप सस्पेंड हो गया आपका, मतलब समझ सकते हो, राइट। ठीक है, मतलब राइट आपका सस्पेंड नहीं हुआ, मौलिक अधिकार आपके पास है, लेकिन अगर उसका हनन हुआ तो तुम कोर्ट नहीं जा सकते हो, ये है इसमें। ठीक है, तो राइट सस्पेंड नहीं हो रहा, बट एक्चुअल राइट टू मूव द कोर्ट सस्पेंड हो रहा है अंडर आर्टिकल 359। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि राइट्स अंडर आर्टिकल 20 and 21 can never be suspended, can never be suspended, यानी इन राइट्स को कभी चाहे इमरजेंसी लग जाए फिर भी नहीं छीना जा सकता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन ऑफेंसेस, इनको कभी भी छीना नहीं जा सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, राइट्स अंडर आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड जब इमरजेंसी लगती है, पूरा लिखेंगे जो नोट्स बनाए, राइट्स अंडर आर्टिकल नंबर 19 कैंट बी सस्पेंडेड जब व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रेबेलियन, पूरा लिखेंगे। ठीक है, जो नोट्स बना रहे हैं कि राइट्स अंडर आर्टिकल 19 कांट बी सस्पेंडेड व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रेबेलियन। मतलब सर, मतलब ये है कि अभी देखा था वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, 3 केसेस में हमारी इमरजेंसी लग सकती है। ठीक है,
फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं। 19 करना है तो 358, 19 के अलावा करना है 359, 20-21 कभी हो नहीं सकते हैं, लेकिन 19 वाला आर्म्ड रेबेलियन केस में नहीं हो सकता है। वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन केस में अगर इमरजेंसी लगी उसी केस में, आर्म्ड रेबेलियन केस में नहीं हो सकता है। मतलब समझो इसका क्यों, थोड़ा लॉजिक समझो। आर्म्ड रेबेलियन का मतलब क्या है? कुछ लोग उन्हें हथियार उठा लिए हैं, कुछ लोग विद्रोह कर रहे हैं। सरकार इसका यूज़ करके क्या कर सकती है? आर्टिकल नंबर 19 को सस्पेंड कर सकती है। लोग इसमें क्या कर रहे हैं? अपने स्पीच को कर रहे हैं, अपने खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। मतलब एक तरह से देखें तो मतलब एक तरह से कुछ अपनी आवाज़ को रख रहे हैं। तो इस प्रोविजन को इसलिए ऐड किया गया ताकि गवर्नमेंट इसका हवाला देते हुए कि ये तुम लोग आर्म रेबेलियन कर रहे हो, तुम्हारे 19 वाले राइट्स को सस्पेंड ना कर दे और तुमको मतलब एक्चुअल में पूरी तरह से, तो वो लॉजिक है इसके पीछे का। थोड़ा सा आप समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे हैं तो रट्टा मारो, जिंदाबाद। अब ये जो आर्म रेबेलियन आपको दिख रहा है, ये पहले आर्म रेबेलियन नहीं होता था इस तरह से। ये जो वर्ड है इसको ऐड किया गया आपका 44th अमेंडमेंट से। ये ऐड नहीं किया गया, इसको रिप्लेस किया गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इसको कि पहले होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस। 1975 में जब आपातकाल लगाया गया था तो इंदिरा गांधी ने इसी ग्राउंड में लगाया था। ये थोड़ा सा एब्सर्ड टाइप ग्राउंड था, इसलिए 44th अमेंडमेंट से इसको हटा के आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया। आर्म्ड रेबेलियन क्लियर है 44th अमेंडमेंट से, दैट इज इंपॉर्टेंट। आखिरी चीज़, फंडामेंटल राइट्स पे इफेक्ट देख लिया। और भी कोई चीज़ इफेक्ट होती है? हाँ, जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्या इफेक्ट होता है? एग्जीक्यूटिव लेवल पे ये इफेक्ट होता है कि सेंटर कैन गिव डायरेक्शन, सेंटर जो होता है कैन गिव डायरेक्शंस टू स्टेट ऑन एनी मैटर, किसी भी मैटर पे, टू स्टेट ऑन एनी मैटर, किसी भी मैटर में सेंटर डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को कि तुम ये करो, तुम वो करो। नॉर्मल अगर हम बात करें नॉर्मल लेवल पे क्या होता है, फिर इन जनरल क्या होता है कि सेंटर जो होता है स्टेट को डायरेक्शन देता है कुछ मैटर्स पे, जैसे रेलवे के रिगार्डिंग हो गया, फिर इन मैटर्स पे वो डायरेक्शन देता है ये करना है तुमको, ये नहीं करना, ये चीज़ करनी है। और अगर इन डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया तो उसमें क्या होगा अभी आगे देखेंगे, ठीक। लेकिन जब ये नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो किसी भी मैटर में सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है। आखिरी चीज़, एंड दैट इज़ लेजिस्लेचर, कि जब लेजिस्लेचर होता है इस केस में लेजिस्लेचर में क्या इफेक्ट होता है, तो इसमें ये इफेक्ट होता है लेजिस्लेटिव, अगर हम फील्ड में बात करें तो पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ, पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, मेक अ लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। और ये जो लॉ बनाएगा ना ये 6 महीने तक रहेगा बस, जब नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी उसके 6 महीने तक मैक्सिमम, ठीक। और बाकी हमने और भी केसेस देखे थे जहाँ पे स्टेट लिस्ट में हमारा जो यूनियन है वो लॉ बना सकते हैं, हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि लोकसभा की लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये हम कल कल तो नहीं, पार्लियामेंट चैप्टर में जो लोकसभा पढ़ रहे तो वहाँ देखा था कि लोकसभा की लाइफ में ये पड़ता है कि ये 1 साल तक इसकी लाइफ को एक्सटेंड किया जा सकता है और हर 1 साल के बाद अप्रूवल लिया जाएगा। एनी नंबर ऑफ टाइम लोकसभा को इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, बट हर टाइम इसको उसके लिए वो लगेगा, मतलब अप्रूवल चाहिए होगा लोकसभा की लाइफ को अगर हमें एक्सटेंड करना है तो। 42nd अमेंडमेंट से पार्लियामेंट ने ये बोल दिया कि जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड है, नेशनल इमरजेंसी अगर हम लगा रहे हैं तो जुडिशरी इस पर रिव्यू नहीं कर सकती है, ठीक है। मिनर्वा मिल केस में याद रखिएगा, मिनर्वा मिल्स केस में क्या हुआ, मिनर्वा मिल केस में हमारा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज subject to judicial review, yeah, that is it is not beyond judicial review, it is subject to judicial review, यानी हर चीज़ हमारी judicial review के उसके दायरे में आती है। और हमारी इमरजेंसी कितनी बार लगी है देश में, ये थोड़ा देख लेते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी की अगर बात करें देश में 3 बार लगी है। एक तो 1962 में जब चाइना के साथ वॉर हुआ था, 1971 में जब बेटे के साथ युद्ध हुआ था, जब हमने इसी साल बांग्लादेश को लिबरेट किया था जो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, और 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाई थी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, और उसके बाद 44th अमेंडमेंट से उसको हटा के आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया था। इंटरनल डिस्टर्बेंस यहाँ क्या था, यहाँ पे तो वॉर था, ठीक। अब आते हैं स्टेट इमरजेंसी जिसको हम बोल सकते हैं। कहीं पे भी स्टेट इमरजेंसी इस तरह से नहीं लिखा हुआ है, बट फिर भी आर्टिकल नंबर 355 एक ड्यूटी देता है
ये एक ड्यूटी देता है सेंटर को, ड्यूटी टू सेंटर टू इंश्योर, क्या इंश्योर करना होता है, टू इंश्योर, ये अभी मणिपुर में लगाया गया था, टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज रन इन अकॉर्डेंस विद, रन इन or carried in accordance with the provisions of the constitution, with the provisions of constitution, यानी कि संवैधानिक तरह से चलने चाहिए सारे राज्य, ये सेंटर को ड्यूटी मिली हुई है। इसी ड्यूटी का यूज़ करते हुए अगर सेंटर को लगता है कि स्टेट पे पूरा अब हमें चाहिए पूरा कंट्रोल, क्योंकि इस कंट्रोल में आ नहीं रहा है, तो वहाँ पे लागू हो जाता है 356, जो कि एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है जहाँ पे पूरी तरह से प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। और इसी प्रेसिडेंट रूल को हम लेमैन टर्म्स में फिर प्यार से स्टेट इमरजेंसी बोल देते हैं। स्टेट इमरजेंसी कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो वही कि फाइल परफॉर्मिंग दिस ड्यूटीज सेंटर टेक्स कंट्रोल ओवर द स्टेट अंडर आर्टिकल 355, दैट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, दैट इज इंपॉर्टेंट कि इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ठीक है, उस केस में ये प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट पूरी तरह से रूल करने लगता है। ग्राउंड्स क्या है, ग्राउंड जिसमें लगाई जा सकती है, ये 2 ग्राउंड पे लगाई जा सकती है। एक ग्राउंड तो मेंशन है आर्टिकल नंबर 356 में और दूसरा मेंशन है आर्टिकल नंबर 365 में। 356 बोलता है, ये एक तरह से एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि अगर इफ़ गवर्नमेंट, मतलब लगाता कौन है, प्रेसिडेंट ही लगाता है, नेशनल इमरजेंसी भी प्रेसिडेंट रूल भी। इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी कैरीड in accordance with provisions of constitution, simple, in the provisions of constitution, जो अभी मैंने आपको बताया था, जो पीछे भी लिखा था वही सेम चीज़, ठीक है। 365 बोलता है if, ये तब लगाया जाता है, मतलब ये ग्राउंड है, when the state फेल कर जाता है to comply with any direction फ्रॉम स्टेट, यानी कि सेंटर, when the state fails to comply with any direction from center, कोई सेंटर ने डायरेक्शन दिया वो स्टेट नहीं मान रहा है, उस केस में भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। अगर इसके अप्रूवल की बात करें, ठीक है, प्रोक्लेमेशन की तो अगर हम बात करें, प्रोक्लेम कौन करता है, तो वही करेगा हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ही लगाता है इसको। लेकिन कैसे लगाएगा, ऐसे नहीं लगाएगा, अप्रूवल चाहिए होता है, कहाँ से, पार्लियामेंट से। कब, विद इन 2 months। नेशनल इमरजेंसी में कितना था, 1 month था, उसमें भी पहले 2 महीने हुआ करता था, बट 44th अमेंडमेंट ने उस चीज़ को चेंज करके 1 महीने कर दिया था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी अभी भी 2 महीने ही है, नेशनल इमरजेंसी में 1 महीने, यहाँ पे 2 महीने। और सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूवल चाहिए होता है। नेशनल इमरजेंसी में किस तरह से चाहिए हो रहा था, स्पेशल मेजॉरिटी से, उसके रिवोक करने के लिए चाहिए थी सिंपल मेजॉरिटी, दैट टू इन लोकसभा, बट इसके अप्रूवल में ही सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, 2 महीने में आपको अप्रूव कर लो, लेकिन उसको 1 महीने में अप्रूव करना, ये 44th अमेंडमेंट ने बोला था। यानी कि नेशनल इमरजेंसी में ज़्यादातर जो हमारे अमेंडमेंट हुए थे वो किसने किए थे, 44th अमेंडमेंट ने किए थे, है ना। अब ये अगर अप्रूव हो गई तो कब तक चलेगी, ये चलती रहती है, इफ़ अप्रूव्ड 6 महीने तक, 6 months तक चलेगी। फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर से 6 महीने। क्या इसमें कोई मैक्सिमम टाइम है कि इनडेफिनिट पीरियड तक चल सकती है, तो मैक्सिमम टाइम है इसमें 3 साल। क्या मैंने मैक्सिमम टाइम कुछ बताया आपको नेशनल इमरजेंसी में, आंसर इज़ नो। तो अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम टाइम बोलूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम कितना है नेशनल इमरजेंसी का, ठीक है, इनडेफिनिट पीरियड तक चल सकती है, अनंत काल भी तक चल सकती है, अगर पार्लियामेंट हर 6 महीने में इसको अप्रूव करते रहे। और अगर अप्रूव नहीं किया गया तो 6 महीने के बाद अपने आप ख़त्म हो जाएगी। इनडेफिनिट टाइम के लिए चलती रहती है। कोई इसमें 3 साल का मैक्सिमम वो नहीं लिखा हो, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 3 साल का इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल। रिवोकेशन की अगर बात करें, ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया। अगर रिवोकेशन की अगर बात करें तो ये कर सकता है एनी टाइम बाई प्रेसिडेंट, दैट इज़ कि नो नीड ऑफ पार्लियामेंट्री अप्रूवल, यानी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक स्लाइड बस और ऐड करनी पड़ेगी और आपका ये पूरा इमरजेंसी चैप्टर भी हो जाएगा ख़त्म, ठीक है।
एक और ऐड हो जाओ, बस इतने में ही काम हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि इफेक्ट क्या होता है इसका इम्पोजिशन पे। तो नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट, वहाँ पे हमने क्या देखा था, मौलिक अधिकार इफेक्ट हो रहे थे। और एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट हो रहे हैं, यानी जो सस्पेंड हो रहे हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, इस प्रोविजन को हमने लिया था सस्पेंशन ऑफ, ये जो हमने लिया था ये लिया था वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, इस चीज़ को नोट्स में ऐड करेंगे कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी को लिया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से, ना कि इमरजेंसी के प्रोविजंस को लिया है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं इनको लिया है, ठीक है, ये जो प्रोविजंस हैं ये लिए गए हैं आपके फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसके जो प्रोविजंस है कि कब लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है, वो सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जिसमें हमने मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन में जो ज़्यादातर चीज़ें हमने ली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इसी एक्ट से ली है, हमने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन जो सस्पेंशन होता है फंडामेंटल राइट्स का ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, वो हमने लिया है कहाँ से, वो हमने लिया है वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से। फंडामेंटल राइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। इस केस में आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, निकल लो अब तुम यहाँ से। नेशनल इमरजेंसी में डिसमिस नहीं किया जा रहा था। यहाँ पे जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, या तो उसको सस्पेंड क्या कर दिया जाएगा, इधर सस्पेंडेड और डिज़ोल्व। ठीक है, क्या किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर आप स्टेट लेजिस्लेचर बोल सकते हो। ठीक है, आखिरी चीज़ इन दैट इज़ कि अगर आपसे केस पूछ ले किससे कौन सा केस है रिलेटेड है, तो ये आपका SR बोम्मई केस है। ठीक है, SR बोम्मई केस में काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रेसिडेंट रूल ऐसे नहीं कि जब मनाया तब लगा लिया। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और आखिरी चीज़ ये है आपकी कि फ़र्स्ट टाइम आपका कहाँ पे लगा था, ये फर्स्ट टाइम लगा था पंजाब में। ठीक है, इसको पूरा करिएगा। फर्स्ट टाइम जो लगी थी पंजाब में स्टेट प्रेसिडेंट रूल 1951 में। और मैक्सिमम टाइम अगर पूछ ले, मैक्सिमम टाइम, तो ये लगी है मणिपुर में। मणिपुर में लगी है 10 बार, यूपी में लगी है 9 बार। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ख़त्म हो गया आपका। लेकिन सर हमने तो फाइनेंशियल इमरजेंसी देखा ही नहीं देखा क्या, दिखाते हैं, रुको। अच्छा, ये है आम जिंदगी ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं, वित्तीय आपातकाल। ये है आर्टिकल 360। ये है कि नेवर इम्पोज्ड। ख़त्म हो गया, लगाओ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, इसलिए मैंने, बिकॉज क्वेश्चन इस पर नहीं आते हुए कभी लगी नहीं है, और जब फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो जाता है तब लगाई जाती है, जो कि कभी लगी नहीं। 360 आर्टिकल में लिखा हुआ है, और इसके अप्रूवल में ही प्रेसिडेंट ही लगाएगा, और अप्रूवल के लिए 2 महीने का वो चाहिए। ठीक है, जिस तरह प्रेसिडेंट रूल में उसी तरह इसमें भी 2 महीने। ठीक है, ख़त्म, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, भारतीय संविधान में आपातकालीन जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिए हैं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, या फिर जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ब्रिटिश से क्या लिया हम लोगों ने, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बाईकैमरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक, जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से लिया प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाई लॉ। ठीक है, और हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है रेड, आयरलैंड से लिया रेड। ठीक है, राज्यसभा में नॉमिनेशन 12 मेंबर्स को जो प्रेसिडेंट करता है वो, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया है, और DPSP लिया है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम, तो इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो प्रोविजन है वो हमने कहाँ से लिए हैं, वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजंस को, जर्मनी का संविधान को वेमार करके भी लिखा जा सकता है, याद रखिएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वेमार जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो थर्ड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर एनविसाज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान में कितने प्रकार के आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है, 1 2 3 4। तो ये 3 टाइप्स, 3 तरह की इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, और प्रेसिडेंट, और आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। In India, within how much period has the proclamation of emergency need to be approved by both the houses of parliament? Proclamation of, यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की। सर आफ्टर परचेजिंग PDF कोर्स टेलीग्राम
भाई टेलीग्राम वो बैच में है, ठीक है, वो आप लोगों का अलग से पीडीएफ के लिए अलग से क्या ही टेलीग्राम आप क्रिएट करेंगे, खुद ही सोचो। 1 मंथ है उसका, ठीक है, 1 मंथ में चाहिए होता, पहले 2 महीने होता था, बट 44th अमेंडमेंट ने इस टाइम को रिड्यूस करके 1 मंथ किया। 2 महीने चाहिए होता आपको प्रेसिडेंट रूल यानी स्टेट में जब आपको इमरजेंसी इंपोज करनी है तब। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविजंस फॉर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी? कौन से, सॉरी क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट? यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको। आर्टिकल 356, 360, 365 या फिर ए एंड सी, बताइए क्या आर्टिकल हो, क्या कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा यहाँ पे डी, ए एंड सी, क्योंकि जो हमारे ग्राउंड्स हैं फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल हैज़ प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी। यहाँ पे आई थिंक नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही होगी, ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी वाला 356 हो जाएगा, सॉरी 52 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है ढंग से स्टेटेड नहीं है कि किस इमरजेंसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो 352 हो जाएगा, और अगर प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहा है तो आपको 356 और 365 में ग्राउंड दिए गए। 356 में अगर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फंक्शन करना ढंग से फंक्शन ना करे, 365 में है कि अगर सेंटर के दिए गए डायरेक्शन को स्टेट फॉलो ना करे तो। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल इमरजेंसी एज आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मे बी प्रोक्लेम्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस? 352 वाली ये लगाई जा सकती है। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले होता था, अभी आर्म रेबेलियन हो चुका है, ठीक है, हट जाएगा ये, ठीक है। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी तो ये आपका 356 आता है आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल की। एक्सटर्नल एग्रेशन बिल्कुल ये वॉर इसमें नहीं लिखा हुआ है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन होना चाहिए पूरा, बट क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होता इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर डी को चूज़ नहीं किया। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इक्विप्ड प्रेसिडेंट टू इम्पोज नेशनल इमरजेंसी ऑन एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया? यानी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया में राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा सकता है, ये किस अमेंडमेंट ने बोला? 38, 40, 42 या फिर 62? ये बोला था 42 ने कि एक छोटे से पार्ट भी लगाई जा सकती है। अब इसको ऐसे याद करो या फिर रिकॉल करो, 42nd अमेंडमेंट किसके टाइम पे हुआ था? इंदिरा गांधी, 1976। नेशनल इमरजेंसी कब लगी थी? 1975। क्यों लगाई थी? क्योंकि कुछ पार्ट में ये नेशनल इमरजेंसी लगाना चाह रही थी, उस पर कंट्रोल करना चाह रही थी, ठीक है, और इसीलिए इन्होंने इस प्रोविज़न को ऐड करवा दिया 42nd अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी ने कि किसी पूरे देश में लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक पार्ट में भी इमरजेंसी को लगाया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे तो इसको कर सकते हैं, ठीक है, कि 42nd अमेंडमेंट ही होगा क्योंकि इंदिरा गांधी इस टाइम पे थी और इंदिरा गांधी ने 1975 की इमरजेंसी लगाई थी। और उसके बाद अगर ये भी नहीं होता है तो फिर 44th अमेंडमेंट, अगर आप इसको रिकॉल कर पा रहे हो तो 44th अमेंडमेंट ने काफ़ी सारे प्रोविजंस हमारे इमरजेंसी में चीज़ें ऐड करी थी। व्हाट डज आर्टिकल नंबर 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड विद? भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है? ये प्रदान करता है हमें जिंदगी की रक्षा नहीं, ये हमें प्रदान करता है वित्तीय आपातकाल। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल नंबर 21। राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट ही नहीं है, अब एक लीगल राइट है, आर्टिकल 300A। फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A। सरदार सरण सिंह कमेटी 42nd अमेंडमेंट 10 ऐड की गई, फिर 86th अमेंडमेंट से 11वीं वाली ऐड करी गई। 1959 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटुक द गवर्नेंस ऑफ केरला अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो किसी भी स्टेट का गवर्नेंस सेंट्रल गवर्नमेंट किस आर्टिकल के तहत ले लेती है, उसी को हम बोलते हैं क्या? प्रेसिडेंट रूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 360 तो आज तक कभी लगा ही नहीं है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसको भी मणिपुर में लगाया गया। 355 बोलता है, 355 ये ड्यूटी देता है सेंटर को, और उसी का यूज़ करके 356 में आपका वो 356 में आपका क्या करता है? प्रेसिडेंट रूल लगा देता है आपका जो प्रेसिडेंट है। हाउ मेनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर इन इंडिया? वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया? 1 बार, 5 बार, 4 बार या फिर कभी नहीं लगाया गया? तो नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, ये कभी नहीं लगा है। अब ये मत पूछिएगा सर प्रेसिडेंट रूल कितने बार लगा है, क्योंकि इतनी बार लगा है कि वो याद ही नहीं करना है आपको। 12वां, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? किसको हम सस्पेंड या फिर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के समय में भी? बताइए। बिल्कुल गुना श्री कृष्ण। आज का लेक्चर 10 बजे स्टार्ट हो गया था, वैसे तो डेली 11 बजे का होता है, बट आज 10 बजे स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये कौन सा आर्टिकल है आपका? आर्टिकल नंबर 19 है, ठीक है। तो ये सस्पेंड नहीं हो सकता है, लेकिन कब? जब जो इमरजेंसी आर्म रेबेलियन केस में लगे तब। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किसी केस में भी सस्पेंड नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी। विच इंडियन स्टेट केम अंडर प्रेसिडेंट रूल फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम? पंजाब, हिमाचल, केरला या फिर कर्नाटक? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा आया?
मणिपुर आया, कितनी बार आया? 10 बार आया, ठीक है। लेकिन यहाँ मणिपुर नहीं है तो आंसर पंजाब होगा। यूपी और पंजाब 9 बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे आप खुद से करेंगे। एंड द क्वेश्चन इज कि व्हेन वाज द वर्ड आर्म्ड रेबेलियन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया था? 44th, 42nd, 40th या फिर 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो इसको जोड़ा गया था किससे? 44th। इमरजेंसी से कोई भी अमेंडमेंट आ जाए तो 42nd हो गया, 44th होगा। तो आर्म्ड रेबेलियन को जोड़ा गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के 44th अमेंडमेंट एक्ट से। अब आई थिंक इक्का दुक्का ही क्वेश्चन बाकी होंगे, एक ही है, चलो इसको भी कर ही लेते हैं, ठीक है। पार्ट 20 डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस एंड इमरजेंसी कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू अ यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा इसमें सही है? चलिए, तो पार्ट 20 डील करता है इमरजेंसी प्रोविजन से, बिल्कुल है। और सॉरी इमरजेंसी प्रोविजन की बात हो रही है ना। पार्ट 20 तो वो अमेंडमेंट वाला है, ठीक है। अमेंडमेंट आज ही पढ़ा इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला है। इमरजेंसी प्रोविजन हमने देखा पार्ट नंबर 18 है, ठीक है। तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी ओनली 2। ये क्यों सही है? बिकॉज फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी में चेंज होता है। फेडरल क्या होता है? जहाँ पे स्टेट को भी पावर मिला हुआ है। यूनिटरी मतलब जहाँ पे केंद्र के पास केंद्रीकरण हो जाता है। अब देखिए केंद्रीकरण ही तो हो रहा है। जब नेशनल इमरजेंसी देखा तो वहाँ पे हमने क्या देखा? वहाँ पे हमने देखा कि पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है, ठीक है। ये हमने देखा। अब प्रेसिडेंट रूल में तो पूरा ही कंट्रोल में आ जाता है स्टेट जो सेंटर में, तो यूनिटरी में चेंज हो जाता है उसका नेचर। क्लियर है? तो ओनली 2 यहाँ पे सही होगा। और ये हमारा ख़त्म होता है आज का पूरा लेक्चर, ठीक। 3 हमने जो टॉपिक थे इंपॉर्टेंट वाले, हमने इतने कम टाइम में इसलिए ख़त्म कर लिया। अब तीनों के लिए अलग अलग से मैं लेक्चर लेता, उसका क्या ही फ़ायदा। आप क्वेश्चन आप लगा लो ना, कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ, इसके बाहर आने ही नहीं वाला है। बस आपको रिवाइज़ करना है थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा आपको रिविज़न तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, धन्यवाद सभी को। बाकी मिलते हैं शाम को 7 बजे विद GK PYQ सीरीज़। PDF आपकी अपलोड हो जाएगी भी ये टेलीग्राम, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में। और आपका जो जिन लोगों को लेक्चर्स वगैरह चाहिए होते हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, तो परमार अकेडमी आप पे परमास GK कोर्स करके आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप और जो भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं, क्लास नोट्स, वो सब मिल जाएंगे आपको। थैंक यू टू ऑल। मिलते हैं शाम को 7 बजे। थैंक यू।